हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल पोटेंशियल स्टडी IQ। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी अच्छी तरह से कर रहे होंगे। हम लोग क्लास 10 का ज्योग्राफी सेक्शन चल रहा था, जो कि आज से कंटिन्यू करेंगे। इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे आज? तो वन एवं वन्य प्राणी संसाधन पढ़ेंगे। ठीक है, वन क्या होता है और वन्य के प्राणी क्या हैं, उनके बारे में हम लोग जानेंगे। समझ में आता चीज़ क्या? चलिए देखते हैं। वन माने आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे क्या बताया जा रहा है? जंगलों के बारे में। क्या बताया जा रहा है यहाँ पे? जंगल के बारे में। और वन्य जीवन माने क्या होता है? वन्य प्राणी माने जंगल में रहने वाले लोग। जैसे तुम्हारा शेर हो गया, गेंडा हो गया, भालू हो गया, तितर हो गया, बहुत सारे ऐसे जीव है जंगल में रहते हैं। ठीक है, नेवला हो गया, बहुत कुछ हो सकता है जो जीव जंगल में रहते हैं। समझ में आ रहा चीज़ क्या? तुम्हारा इसके बारे में हम लोग पढ़ना है। ठीक है, तो आप पहले इससे पहले आप बता दें कि वन अगर अच्छा पृथ्वी का मतलब मौसम चाहिए तो कितना होना चाहिए? तो बोलिए 33% खाली होना चाहिए। 33% अगर तुम्हारा क्या है मतलब जंगल है तो आप पृथ्वी क्या एक तरह सुरक्षा में है। अगर इसे कम है तो भाई सुरक्षा में नहीं है। कहीं कहीं वर्षा होगी, कहीं कहीं वर्षा नहीं होगी। इस कंडीशन में पृथ्वी का गति भी धीमी पड़ जाती है। ठीक है, अब पोल्यूशन होना शुरू हो जाता है। हम लोग सांस लेने में हम लोग दिक्कत कैसे होता है? इसी के वजह से होता है। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग जानेंगे। प्राणी संसाधन है। देखो, यह सत्य है कि आग पर नियंत्रण मानव सभ्यता का महान आविष्कार है। सुन लिया? आग पर नियंत्रण मानव सभ्यता का बहुत महान आविष्कार है, मतलब आविष्कार है। आग पे कैसे कोई कंट्रोल कर सकता है? सोचो, इसने किया। किंतु यह महान आविष्कार ने विनाश की क्षति भी क्या होता क्षति इतिश्री भी किया है। उसके सबसे पहले आहुति वन एवं प्राणी के हुए। जब पके हुए मांस का रसा स्वाद हुआ तो वन्य प्राणियों का आखेट एवं पकाने तथा भूनने के लिए ईंधन संसाधनों के रूप में वनों की लकड़ियाँ का उपयोग एक आम बात हो गई थी। सुनेगा, पहले लोग कच्चा मांस खाता, मालूम है क्या सबको? कच्चा मांस। लेकिन एकदम से आग लग गया। क्यों लग गया जंगलों में आग? सूर्य का प्रकाश आया, एकदम से चमका और एकदम हीट होके पत्ता है ना जल गया। जलने के कारण वहाँ पे पूरा जंगल में आग लग गया। अब आग लगने के कारण वहाँ के जितने जानवर थे सब जल के भुंजरी हो गए। ठीक है, सीज गए। और लोग जब आदिवासी थे वो लोग आए तो चेके कोची है जानवर, तो खा के देखे तो टेस्टी आ गया। उसको टेस्टी आ जाए सब सोचने कि कैसे हुआ? ये तुम्हारा मालूम चला कि लकड़ी को जलने की वजह से हुआ। जब से तुम्हारा यहाँ पे हर चीज़ को पका के खाना पड़ता है, खाने का संभावना बन गई है। अरे यार समझ गया? पहले तुमको पता नहीं था क्या? तो सिझाने पे ज़्यादा स्वादिष्ट आ गया ना, उसको खाने लगा। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट। पहले कच्चा खाता था। ठीक है, आज भी कच्चा खाता है बाबू। कोई खाता है, कोई तो नहीं खाता आज के ज़माने में। कौन खाता है? तू खाता है? चलिए आगे देखते हैं ना। देखिए, वन माने जंगल। वन एवं वन्य प्राणी मानव जीवन के प्रमुख हम सफ़र है। हम सफ़र माने हमेशा साथ रहने वाला है। ठीक है, हाँ, वह पृथ्वी के लिए सुरक्षा कवच जैसा है। जंगल है ना, जंगल पृथ्वी का क्या तुम्हारा सुरक्षा कवच की तरह है। अगर तुम्हारा जंगल हट जाएगा तो सुरक्षा कवच हट जाएगा, तो पृथ्वी में बहुत ज़्यादा नुकसान होना शुरू हो जाएगा। यह केवल एक संसाधन ही नहीं है बल्कि पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण में महत्वपूर्ण घटक निभाती है। पारिस्थितिकी तंत्र क्या होता है? पारिस्थितिकी तंत्र उसे बोला जाता है जो मतलब रहने सहने, खाने पीने, हर जगह की सुविधा उपलब्ध करा दें, उसे हम लोग क्या बोले? पारिस्थितिकी तंत्र बोला जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। हमारा इसमें अटूट संबंध है। और हमारा संबंध है ना क्या तुम्हारा? अटूट है एक तरह से। वास्तव में यह प्रकृति का एक अमूल्य माने इसका मूल्य कोई नहीं हो सकता। ठीक है, अमूल्य उपहार है। उपहार माने गिफ्ट है। पृथ्वी के अंदर जो दिया गया जंगल है वो तुम्हारा क्या गिफ्ट है? एक तरह से किसका गिफ्ट है? भगवान का गिफ्ट है। होता है ना जी, तो ये उपहार दिया गया है। किसी का बर्थडे में नहीं मिलता उपहार, वैसे समझ लीजिए उपहार है। देखो, स्पष्ट के आरंभ से सुपष्ट मतलब सर्जिष्ट के आरंभ से ही मानव इसके आंचल में पोषित होते रहे हैं। मानव है ना, मानव। आंचल माने माँ का आंचल, सुना है क्या? तो पृथ्वी एक तो धरती माँ ही है और इसके आंचल में हम लोग रहते हैं। ठीक है क्या? तो आंचल में पल रहे हैं हम लोग। वन एवं प्राणी का मानव के लिए प्रतिस्थापना होना वाला संसाधन, मतलब प्रतिस्थापित होने वाला संसाधन है। देखो, जिस तरीके से तुम्हारा जंगल है ना, हम लोग का प्रयोग करता है, हम लोग भी जंगल का प्रयोग करते हैं। समझ में आता चीज़ क्या? कैसे देखिएगा, हम लोग भी अगर मरते हैं तो जंगलों में जाके दफना जाता है, कब्रिस्तान में जाके वहाँ पेड़ पौधों को रोप देता है। ठीक है, और वैसा रोपना नहीं चाहिए। पता नहीं क्या लोग तो चुड़ा रहता है उस पर, उसे पर रहना है ना, ऐसा बोल जाता है। कोई को खराब भी बन जाता है, तो ऐसा बोल जा रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, लेकिन तुम्हारा क्या है? ये तुम्हारी धरती के अंदर क्या है? ठीक है, आगे देखते हैं। यह इस जीव मंडल में भी सभी जीवों का संतुलित स्थिति में जीने के लिए अथवा संतुलित परिस्थितियों के तंत्र के निर्माण में सर्वाधिक योगदान देता है। और अच्छी तरह से जीने के लिए पेड़ पौधा और हम लोग अच्छी तरह से क्या करते हैं? मतलब इसका स्वतंत्रता मिलती है। सांस लेने में दिक्कत नहीं होती है, कुछ करने में दिक्कत नहीं होती है। ठीक है, एक तरह से क्या बोले यहाँ पे? सब कुछ मतलब बदलाव होता है। कोई डाउट नहीं आता किसी को? समझ में आया चीज़? चलिए आगे देखते हैं। क्या
वो डाउट है क्या? आगे देखते हैं नेक्स्ट बोल। क्योंकि सभी जीवों के लिए खाद्य ऊर्जा यानी फूड एनर्जी, फूड मैंने खाद्य तन है, फूड एनर्जी का प्रारंभिक स्रोत वनस्पति ही है। ठीक है ना, पहले मांस था, मांस मैंने जीव जंतु, ठीक है, उसको पेड़ पौधों के मैंने कोई जानकारी नहीं था कि तुम्हारा फसल है, ये तुम्हारा गेहूँ है, तुम्हारा धान है, ठीक है, समझ में आया क्या? तो सब मांस खाते थे पहले, मांस। धीरे धीरे क्या होता है, खाने लगे, मतलब फसल उगाने लगे। उसका कोई मतलब कोई ऐसा थोड़ी ना है कि इंसान ने गेहूँ को बना दिया, बनाया क्या? कहते हो ना कि इंसान ने धान को बनाया, चाहे चना ने, मतलब इंसान ने चना को बनाया, ऐसा कोई है क्या? ये पहले से पहले की जानकारी नहीं था, लेकिन गलती से किसी ने खा लिया तो बोला अरे यार तो बहुत स्वादिष्ट है, तो और पूरा तो फसल में रूप में आ गया। लेकिन गलती से कोई ऐसा चीज़ भी खा लिया जो मर गया, पहला जो जौ खाया था भैया, पहला भी क्या ऐसा चीज़ मर गया, ठीक है, तो मरने के उसे मालूम चला कि जहर है, आप नहीं खाएंगे, समझ में आ क्या? तो धीरे धीरे इन्फॉर्मेशन मिलता गया कि ये मत खाना, बोलता है ना ऐसा जी, जहर का प्रयोग होने लगा, पूरा फैल गया। अब तो मशीन आ गया, अब तो टेक्नोलॉजी आ गया ना है, ठीक है। पहले सांप का काट लेते थे, पहले हम लोग झड़वाते थे, लेकिन अब नहीं, अब आप झड़वाने जा रहे हैं तो आप मर जाइएगा, सच्ची बात है, समझ में ना। अब डायरेक्ट जाके उसको क्या करें, मेडिसिन लीजिए, सुई लीजिए, ठीक है, ताकि तुरंत घर में जहर को डीएक्टिवेट कर दे। आया समझ में क्या? ऐसा मैं जहर पी लिया, वो तो होता ना जहर। देखिए एक और चीज़ बोलते हैं, चलिए हम लोग क्या पढ़ रहे थे इसके बारे में, ऊर्जा, फूड एनर्जी के बारे में, ठीक है, कैसे हम लोग फूड का एनर्जी लेते हैं, मतलब खाना कैसे एनर्जी में लेते हैं। कहा जाता है कि आप मांस खाने से अच्छा है पेड़ पौधा खाइए, क्योंकि पेड़ पौधा में 90% एनर्जी मिलेगा आपको, अब मांस खाने में 10%। तो आप क्या खाना पसंद करिएगा? फिर भी मांस खाना बहुत अच्छा तरह से खाता है, चिकन बना के, मछली बना के खाते नहीं है क्या? पेड़ पौधा में साग सब्जी खाते ना जी, मतलब फूल हो गया, फ्रूट्स हो गया, जो भी हो गया, ये सब खाते ना है, इसमें 90% तुमको एनर्जी मिलेगा। लेकिन अगर जानवर खाएंगे ना, जानवर को जैसे तुम्हारा क्या बोलते हैं, मुर्गा हो गया, बहुत सारे बकरे खाते हैं, है ना, तो इस कंडीशन में तुम्हारा क्या कम एनर्जी मिलेगा, 10%, और महंगा मिलता है। क्या ऐसा करेंगे, बेवकूफ़ी ना हम लोग जी, पढ़े लिखे व्यक्ति बेवकूफ़ ना बने। आगे देखते हैं नेक्स्ट। तो बाबू सेब संतरा खाने में तुमको 90% मिलेगा एनर्जी, और तुम्हारा चिकन खाने में तुमको 10% मिलेगा, तो क्या खाओगे? 90% वाला ना खाएगा जी। आगे देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। भारत में वन संसाधन है महत्वपूर्ण साधन है, वन संसाधन में कहते हैं महत्वपूर्ण संसाधन है, ठीक है। आगे क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, यहाँ के लोग आरंभ से वन प्रिय हैं, प्रिय मने जंगल को प्रेम करते हैं, ठीक है। विकास प्रमाण हमें धार्मिक ग्रंथ तथा लोक कथाओं से मिलता है, और यहाँ क्या बोल रहा है, विकास का प्रमाण, जिसका प्रमाण क्या मिलता है, हमारे पुराने ज़मानों से लोक कथा में, लोक ग्रंथों में मिलता है कि पेड़ पौधे की पूजा करना चाहिए। अब आज हम लोग पूजा करते हैं, नहीं करते हैं जी। किंतु वर्तमान समय में विकास के दौर में हमने अपनी अतीत सभी गौरवशाली समस्याओं को नकार दिया गया है, और हम वन और वन्य प्राणी के महत्व को नहीं समझ रहे हैं और तेजी से इनका संसाधन का विदोहन कर रहे हैं। किंतु हमें वन और वन्य जीवन संसाधनों का संरक्षण देना चाहिए। देखिए ये जो बोला जंगल वंगल, ये बहुत पुराने ज़माने का ठीक मतलब है, ठीक ना। इसका प्रयोग ले हम लोग दोहन कर रहे हैं, ऐसे जंगलों शेरों को मार रहे हैं खाल के लिए, गेंडा को मार रहे हैं, एक सिंगल नहीं तो गेंडा, उसको मार रहे हैं, कैंसर की दवाई बनाने के लिए सिंग का प्रयोग किया जाता है, तो जिंदा काट देता है उसको, उसके लिए भाई वो कटेगा, मरेगा तब काटेगा, काटने देगा, ऐसे काट देगा जी, ज़्यादा ज़्यादा बुझा जाएगा, उसे यहाँ तक पहुँचेगा पैर तक, एक सूंड मारेगा ना तो छेदा हो जाए पेट में, मतलब सोच लो, इतना बड़ा सिंग होता है जी। और यहीं पे होता है नकिए पे, अब कोई भी जानवर ऐसे ही मारता है ना जी, ऐसे गायों भी ऐसे, गायों तो थोड़ा टेढ़ा करके मारता है, गाय कभी मारे तो टेढ़ा करके मारा थोड़ा सा, क्योंकि उसको पता है कि मेरा नखुनार इधर में है, और वो तो सिंग है, उसको तो है सिंग, मारेगा तो उड़ जाएगा फिर। अब आगे देखते हैं, तो पता है सुई कैसे देता है, उसको है पता, इसको भी अंदाजा, तीर नियत मारेगा दूर से, और दूर से मारे तो वो नशीला मजा ऐसे ऐसे सो जाएगा फिर वो, ठीक है। और सोने के बाद क्या होगा, काटा पेटी कर देगा वो, समझ में आता चीज़ क्या। तो चले पढ़ते आगे नेक्स्ट, ठीक है, देखते हैं। वन और वन्य जीवन संसाधन के प्रकार और वितरण माने क्या होता है, फैलाव, प्रकार माने कितने टाइप में बटा हुआ है, ठीक है। तो देखिएगा यहाँ पे, वन विस्तार के नज़रिए से भारत विश्व का 10वां स्थान है। तो वन के हिसाब से भारत क्या है तुम्हारा, 10वां स्थान है। यहाँ करीब 68 हेक्टेयर भूमि पर वन का विस्तार फैला हुआ है, ठीक है। और उसमें 809 करोड़ हेक्टेयर वन क्षेत्र है, कितने करोड़, 809 करोड़ हेक्टेयर वन क्षेत्र है, जो विश्व में प्रथम, ब्राज़ील में, जो विश्व में क्या तुम्हारा प्रथम है। अब ब्राज़ील में कितना है, तो
78 करोड़ है। हाँ 478 करोड़ है, जो कहाँ है तुम्हारा, कनाडा में है, सॉरी कहाँ पर, ब्राज़ील में है, ठीक है। और कनाडा में देखना, कनाडा में 310 करोड़ है, ठीक है। संयुक्त राज्य अमेरिका में कितना है, 303 करोड़ है। और चीन में कितना है, 197 करोड़ है। और ऑस्ट्रेलिया में कितना है, 164 करोड़ है। और कांगो में 134 करोड़ है। और इंडोनेशिया में 88 करोड़ है। हाँ वन का विस्तार बता रहे हैं, ठीक है। आगे देखना यहाँ पे क्या हो रहा है। और पेरू में क्या तुम्हारा 69 करोड़ हेक्टेयर वन क्षेत्र है, ठीक है। इतने सारे क्षेत्र में फैला हुआ है वन। समझ में आता चीज़ क्या। आगे देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। ये क्या हो रहा है, देख रहा है, FHO फुल फॉर्म क्या होता है, द फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। समझ में आता चीज़ क्या, फुल फॉर्म आता है, एग्जाम में लिख लीजिएगा कि वनिक की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 1948 में विश्व में लगभग 4 अरब हेक्टेयर वन क्षेत्र था। विश्व में कितना अरब था, 4 अरब था। किसके अनुसार, 1948 के अनुसार। समझ में आ रहा है चीज़ क्या। फिर क्या हो रहा है, और 1963 में घट कर कितना हो गया, 3.8 अरब हेक्टेयर हो गया। और 1909 में कितना हो गया, सॉरी 1990 में कितना हो गया, 3.4 अरब हेक्टेयर और वन क्षेत्र बच गया। और किंतु 2005 में इसको सुधार आया और ऐसे लगभग 1998 के समान हो गई है। सोचो 1948 के समान हो गई है, यानी कुल वन कितना हो गया, 3.952 यानी लगभग 4। समझ में क्या, 4 अरब हेक्टेयर भूमि हो गया है अभी के डेट में 2005 में, ठीक है क्या चीज़। हाँ पूरा पृथ्वी में, विश्व में ना पृथ्वी होता है। यह विश्व के भौगोलिक क्षेत्र का लगभग 30% है। और भारत में 2001 और 2001 में 19.27% भौगोलिक क्षेत्र पर वन फैलाव था। और वन सर्वेक्षण यानी FSI के अनुसार विश्व का अनुसार 20.55% भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तार है। कहाँ, तो भारत के अंदर है, ठीक है, जो कि अभी भी कमी है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे क्या बोला, विस्तार है, जो कि यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, IRFC यानी 6 संसाधन उपग्रह, लिस यानी लिस 13, LIS 3 एक दूसरे सुदूर संवेद उपग्रह यानी रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट है, जिसमें स्कैनर के साथ कैमरे लगे होते हैं। उसके इमेजनरी से भारतीय वन के वास्तविक स्थिति को जानने में बहुत सहायता प्राप्त होता है। देखिए तुम्हारा कोई मशीन है, ठीक है, जो तुम्हारे जंगल को क्या करता है, इमेज करता है, फोटो बनाता है। इससे हम लोग को मालूम चलता है कि हमारा पृथ्वी में कितना, हमारा भारत के अंदर कितना जंगल फैला हुआ है। समझ में आता है चीज़ क्या। कोई चल के नाप लेगा जी, कोई हेलीकॉप्टर से तो देखेगा ना इतना फैला हुआ है, लेकिन मशीन लगाया कितना एरिया में फैला हुआ है, उससे नापा जाता है, ठीक है। आगे देखते हैं। क्या ऊपर से हम लोग क्या भूमि नाप सकते हैं, अरे ऊपर से तो ज़मीन इतनी वो नजर आएगा ना जी, हेलीकॉप्टर से चाहे कुछ पर से भी, लेकिन नाप सकते हैं क्या कितना हेक्टेयर है, उसके लिए मशीन आता है। मशीन से हम लोग को मालूम चलता है कितना विस्तार में फैला हुआ है, ठीक है। देखिए यहाँ क्या बताया जा रहा है, अत्यंत संघनन वन। इसका मतलब क्या है, बहुत ज़्यादा संघनन का मतलब होता है इतना संघनन कि तुम पैर सोच रहे हो ना निकल जाओ जंगल से, हैं, मैं कुछ लेकर सामान नहीं निकल सकता, इतना उसमें पास में पेड़ पौधा होता है, उससे बोलता है अत्यंत संघनन। आज सुन में क्या, ऐसे मैं बोलूँगा इसमें से अब मैं निकल पाऊँगा क्या, इस रास्ते से नहीं ना, कितना अति है, मतलब बीच में है, ठीक है, उसे बोलते हैं संघनन, अति से मतलब संघनन से भी ज़्यादा संघनन है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं बोलता हूँ कुल भौगोलिक क्षेत्र में वृक्षों का लगभग कितना, तो घनत्व 70% है। कितने प्रतिशत है, 70% अधिक भी है, ठीक है। आगे समझ में क्या, आगे देखते हैं क्या। दूसरा पॉइंट है सघन घन। अब तुम्हारा उससे थोड़ा सा क्या है, कम है, तो ये भी तुम्हारे वन है ना जी, वन बने जंगल, ठीक है। देखना कुल भौगोलिक क्षेत्र में वृक्षों का घनत्व लगभग 40 से लेके 70% तक है। समझ में आ रहा क्या। पढ़ाएंगे तो फोकस करिएगा किताब पे, समझाएंगे तो मेरे फेस पे फोकस करिएगा। फिर क्या बोले यहाँ पर देखिएगा, मैं बोला खुला वन होता है ना, खुला वन का मतलब होता है बहुत दूर तक पेड़ पौधा, ठीक है। तो खुला वन यानी कुल भौगोलिक क्षेत्र में वृक्षों का घनत्व लगभग 10 से लेके 40% तक है, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा, झाड़ियाँ वाला वन। झाड़ियाँ माने जहाँ झाड़ियाँ होता है बहुत सारा, जो मतलब कांटेदार होता है, जैसे बबूल का हो गया, होता है ना जी, बबूल वगैरह जो भी है फसलें, वो क्या बोलते हैं पेड़ पौधे, उससे बोलते हैं झाड़ियाँ। झाड़ियाँ वाला वन हो गया जो कुल भौगोलिक क्षेत्र का वृक्षों का घनत्व का कितना है, 10% ही है, ठीक है, 10% भी कम है। सोच लीजिए कितना कम है वहाँ पे। फिर क्या बोला, मैंग्रोव वन क्या होता है, ये तटीय वन है। कैसा वन है, तटीय वन का मतलब होता है, मान लीजिए तुम्हारा भारत है, भारत तटीय क्षेत्र होता है ना इधर, उसे हम लोग तटीय क्षेत्र बोलते हैं, तटीय भाग। और तटीय भाग पे यहाँ जो जंगल उगता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मैंग्रोव वन बोलते हैं, ठीक है। आया समझ में क्या। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। और सबसे पहले हम पॉइंट पढ़ेंगे अत्यंत संघनन वन क्या होता है। डेफिनेशन देखिएगा, पेपर में आएगा, बताइए अत्यंत संघनन वन किसे कहते हैं, तो लिख सकते हैं किसे कहते हैं, ठीक है।
सबसे पहला पॉइंट देखिएगा क्या बताया जा रहा है यहाँ पे। अत्यंत संग्रहण, भारत में इस प्रकार के वन का विस्तार लगभग 56.6 लाख हेक्टेयर भूमि 54.6 लाख हेक्टेयर भूमि पर है, जो कुल भौगोलिक क्षेत्र का 1.66% है। ठीक है, और मतलब है असम और सिक्किम को छोड़कर सभी पूर्वी राज्य में इस वर्ग में आते हैं। देखो असम और सिक्किम छोड़ दीजिए, जितना पूर्वी राज्य है ना सबके अंदर तुम्हारा ये वन पाया जाता है। ठीक है, तो पूछेगा कि अनंत मतलब अत्यंत संग्रहण वन कहाँ नहीं पाया जाता है, तो बोलिएगा तुम्हारा सिक्किम और असम, ये दोनों में नहीं पाया जाता, बाकी सब जगह पाया जाता है पूर्वी क्षेत्र में। ठीक है, देखिए पूर्वी क्षेत्र का मतलब क्या होता है, जैसे मैं भारत, आप लोग जानते ही हैं कि भारत कितने भागों में बटा हुआ है, मतलब भारत कुछ इस टाइप का होता है। देखिए ये मान लीजिए कुछ भारत है। ठीक है, तो ये अपना उत्तर होता है और दक्षिण, और पूरब होता है और क्या होता है पश्चिम। तो एने साइड में असम आता है। ठीक है, तो असम और किसका छोड़कर, तो सिक्किम को छोड़ देंगे। छोड़ने के बाद जितना पूर्वी क्षेत्र बचेगा ना सभी के अंदर तुम्हारा कौन सा वन पाया जाता है, तो अत्यंत संघनन वन पाया जाता है। ठीक है, आज सुन में क्या, और ये तुम्हारा इसे मतलब पूर्व राज्य में होता जाता है। इस क्षेत्र में वनों का घनत्व कितना हो गया, तो 75% से अधिक है। समझ में आ रहा क्या, यहाँ वन बहुत ज़्यादा है। कहाँ, तो पूर्वी भारत के अंदर। आ रहा समझ में क्या। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, अब आता है संघनन वन क्या होता है। संघनन वन दिखाई दे रहा क्या, देखिएगा इसके अंतर्गत 73.60 लाख हेक्टेयर भूमि आते हैं, जो कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत है, तो 3% है। और हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, मध्य प्रदेश, जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र एवं उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों के इस प्रकार से वनों का विस्तार होता है। वहाँ वनों का घनत्व कितना है, 62.99% है। ठीक है, देखिए मैं फिर से बता रहा हूँ, संघनन घन कहाँ पाया जाता है ज़्यादातर, तब बोलेगा हिमाचल प्रदेश में, सिक्किम में, मध्य प्रदेश में, जम्मू कश्मीर में, महाराष्ट्र में, उत्तराखंड में। ठीक है, ये सब ऐसे जगह है जहाँ पे पाया जाता है। कौन वन, तब बोलिएगा तुम्हारा क्या है, संघन वन। कोई डाउट यहाँ तक किसी को, आगे चलते हैं हम लोग। खुले वन क्या होता है, देखिएगा नाम से मालूम चल रहा है सब को जो खुला होना चाहिए। ठीक है, देखिएगा खुले वन क्या होता है, तो 2.59 करोड़ हेक्टेयर भूमि पर इस वर्ग के वनों का विस्तार फैला हुआ है। वर्ग मने स्क्वायर होता है ना, स्क्वायर किलोमीटर का हम स्क्वायर बनाते हैं, तो स्क्वायर वर्ग मने स्क्वायर ही होता है। ठीक है, स्क्वायर में फैला हुआ वनों का विस्तार, विस्तार मैंने पूरा फैलाव है एक तरह से वनों का। अब यह कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना 7.12% है, जो कि कहाँ कहाँ पाया जाता है, तो बोलिए कर्नाटक के अंदर, तमिलनाडु के अंदर, केरल, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा के कुछ जिलों में एवं असम के 16 आदिवासी जिलों में इस प्रकार के वनों का विस्तार है। और असम के आदिवासी जिलों वृक्षों का घनत्व कितना है, 23.89% है, जो कि डाटा याद रखिएगा। ठीक है, पेपर में आता है ऑब्जेक्टिव पूछ लेता है तो बताएगा नहीं क्या, तो यहाँ बताना पड़ेगा। अब आता है झाड़ियों वाला वन, मालूम चलिए होगा झाड़ी क्या होता है, नाम से मालूम चला झाड़ी, इसमें झाड़ू वाला ज़्यादा मतलब इसमें फूल कम होता हो, पत्तियाँ कम होता हो, ये ना होता झाड़ियाँ। देखिए राजस्थान है मरुस्थलीय क्षेत्र, एक अर्ध शुष्क क्षेत्र है, इस प्रकार के वन पाए जाते हैं। अब पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार में पश्चिमी बंगाल के मैदानी भागों में वृक्षों का घनत्व लगभग 10% से भी कम है। कहाँ कहाँ की बात हुआ, इसने बोला हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल के मैदानों भागों में। आज समझ क्या, 10% से क्या है तुम्हारा कम है। अब इस क्षेत्र को वर्ग में सम्मिलित किया जाता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, झाड़ियाँ एवं अन्य वर्ग, अन्य वन। कोई डाउट आता है किसी को भी, चलिए आगे देखते हैं। अब आता है मैंग्रोव वन। मैंग्रोव वन का मतलब क्या होता है, तो तटीय क्षेत्र में होता है। अब बता दें तटीय क्षेत्र का मतलब दोबारा देख लीजिए, ये तुम्हारा क्या भारत का नीचे वाला पार्ट है, क्योंकि ये तुम्हारा इधर श्रीलंका होता है। ये तुम्हारा तटीय क्षेत्र, ये सब दिख रहा है क्या, ये सब क्या तुम्हारा तटीय क्षेत्र है। आज समझ क्या, ये सब तट वाला क्षेत्र जो भी बताया गया नीचे वाला पार्ट। ठीक है, उसे होता है तट, जहाँ पे समुद्र जहाँ जाके रुकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, तो इसके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ते हैं। ठीक है, देखिए मैंग्रोव वन यानी तटीय वन, विश्व के तटीय वन क्षेत्र इसे मैंग्रोव का दिखाया गया, जो मात्र 5% है, जो कि 4500 किलोमीटर क्षेत्र में भारत में है, जो कि समुद्री तटीय राज्यों में फैला हुआ है। समुद्री तटीय राज्यों का मतलब होता है, इस सब जितने दिख रहे हैं इधर, इसे बोलते समुद्री तटीय राज्य बोल जाता है। ठीक है, जिसमें आधा क्षेत्र पश्चिम बंगाल के सुंदरवन में है, और इसके बाद गुजरात और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में आते हैं। पश्चिम बंगाल के अंदर भी आते हैं, ठीक है, और सुंदरवन भी है जहाँ पे, और अंडमान निकोबार द्वीप समूह यानी इधर की साइड में भी आते हैं। ठीक है, आज उनमें क्या कुछ ऐसा कंडीशन है बताया जा रहा है। फिर क्या बोल रहे हैं यहाँ पे देखिएगा, कुल मिलाकर 12 राज्य केंद्र शासित प्रदेशों में मैंग्रोव वन है। 12 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, जैसे कि दिल्ली हो गया, ये सब केंद्र शासित प्रदेश है, इसके अंदर भी तुम्हारा वन पाया जाता है। आंध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र, उड़ीसा, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, अंडमान निकोबार, पुडुचेरी, केरल एवं दमन द्वीप शामिल है इसके अंदर। ठीक है, ये सब कुछ जगह का नाम है जो इसके अंदर शामिल है, किसके अंदर, तो मैंग्रोव वन के अंदर। ठीक है,
देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का मात्र 0.14% है, जो कि 4.4 लाख हेक्टेयर भूमि में है। हेक्टेयर में क्या, हेक्टेयर में कहाँ पर रहते हैं, हेक्टेयर में ही मैंग्रोव वन पाया जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। पश्चिम बंगाल में सबसे बड़ा क्षेत्र अर्थात 47.6% क्षेत्र इसके अंतर्गत में आते हैं, जबकि गुजरात दूसरे स्थान पर है। और गुजरात कितने स्थान पे है, दूसरे स्थान पे है। और 21% क्षेत्र में मैंग्रोव वन का विस्तार है। जो तीसरा स्थान पे अंडमान निकोबार द्वीप समूह आता है। पूछेगा मैंग्रोव वन के हिसाब से दूसरे स्थान पे क्या आता है, तो बोलिएगा राजस्थान आता है। तीसरे स्थान पे क्या आता है, बोलना अंडमान निकोबार द्वीप समूह आता है। और फर्स्ट वन पे क्या आता है, तो सबसे पहले फर्स्ट पश्चिम बंगाल में आता है, तो सबसे ज़्यादा फैला हुआ है। ठीक है, आगे देखते हैं। जहाँ मात्र 14% क्षेत्र में मैंग्रोव वन फैला हुआ है। ठीक है, 14% क्षेत्रों में। आगे देखते हैं नेक्स्ट, क्या चीज़, दूसरा, हाँ दूसरा गुजरात है। ठीक है, पश्चिम बंगाल में सबसे बड़े क्षेत्र में अर्थात नहीं बताया क्या, 47.6 है। समझ में आ रहा है इतना चीज़। आगे देखते हैं नेक्स्ट, पश्चिम बंगाल है ना पहला, तो सबसे बड़ा है। अब आते हैं क्या आप जानते हैं, पहले ये पढ़ लेते हैं। ठीक है, या फिर नीचे वाला पढ़ते फिर जानेंगे इसको। नीचे वाला पढ़ेंगे, ये वाला ना। बिहार देखो, बिहार विभाजन के बाद जब बिहार अलग हो गया झारखंड से, चाहे बांग्लादेश से बोल रहा होगा, जब बिहार विभाजन के बाद वन विस्तार में बिहार राज्य दयनीय स्थिति में आ गया था। दयनीय माने बहुत ख़राब स्थिति में आ गया था, यानी बिहार के अंदर तुम्हारे जंगल कम हो गए थे। ठीक है, क्योंकि वर्तमान बिहार में अधिकतर भूमि कृषि योग्य है। बिहार में जितना देर खेती है ना, तो होता ना है, कृषि होता है यहाँ पे, इसलिए तुम्हारे क्या जंगलों को काट के बनाया गया है। ठीक है, तो जंगल नहीं यहाँ पे। मात्र 6,764.14 हेक्टेयर में वन क्षेत्र बचा हुआ है, और यह भौगोलिक क्षेत्र का मात्र 7.1% है। और बिहार के 38 जिलों में 17 जिलों से वन का क्या तुम्हारा तो समाप्त हो गया है। बताइए, 38 में तुम्हारा क्या बोलते हैं, 21 समाप्त हो गया जी, तो बचा कितना, सॉरी 17 है क्या, 17 समाप्त हो गया बाबू। 17 जिलों क्या हो गया बाबू, समाप्त हो गया। सोच लीजिए कितना बचेगा, फिर घटा दीजिए 1 और 1 यानी 21। ठीक है, बचेगा 21 वो जिला बच रहा है जहाँ पे वन है। आगे देखते हैं, पश्चिम चंपारण। ठीक है, जहाँ पे शुरू हुआ था गांधी जी का युग में। ठीक है, पश्चिमी चंपारण, मुंगेर, बांका, जमुई, नवादा, नालंदा, गया, रोहतास, फिर तुम्हारा क्या है, कैसूर, औरंगाबाद, कैमूर और औरंगाबाद जिले के वनों की स्थिति बहुत बेहतर है। आज उसमें क्या, ये सब कुछ ऐसा वन है जो बहुत बेहतर है, बहुत अच्छे रूप में है। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, वन के नाम पर एक केवल झाड़ झुरपुट बच गया है। जब वन के नाम पे झूठ मूठ का झाड़ियाँ बचा हुआ है, और कुछ है नहीं इसके अंदर, पत्तियाँ तो कुछ नहीं है। समझ में आ रहा है क्या, अच्छा इसका नहीं पढ़ पाया क्या, देख लीजिए दोबारा से। इसका कुल क्षेत्र कितना है, तो बोले 3700 किलोमीटर स्क्वायर है। ठीक है, वर्ग किलोमीटर बोलिए चाहे किलोमीटर स्क्वायर बोलिए, बात एक ही है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इसमें क्या बोला गया देखिएगा, प्रशासनिक दृष्टि में वनों का विभिन्नताओं को मतलब निम्नलिखित वर्गों में रखा गया है। प्रशासन की दृष्टि से वन को खत्म होने से बचाया जा रहा है। आज समझ क्या, जंगलों से बचाया जा रहा है खत्म होने से। क्यों बचाया जा रहा है, ताकि हम लोग सांस ले सकते सही से। अभी कुछ दिन पहले कोरोना वायरस आया था, तो कि सबको वाट लगा दिया था। हम सांस लेने पर वाट लग जाता, सांस एक सिलेंडर मिले 20-20 हज़ार रुपये का। ठीक है, और ज़्यादा बड़ा सिलेंडर भी नहीं होता है, मुश्किल से मुश्किल एक मैप होता है ना 3 बाई का या 2.5 बाई का, वही होता है, उतना ही होता है लगभग, गोल टाइप का। सोचिए 20,000 का ऑक्सीजन, सोचो तो ये सब वहाँ कहाँ से कमी कहाँ से हो रहा है, उसी को ऑक्सीजन को बना दे रहा है, कंपाउंड करके बना दे रहा है। ठीक है, अब यहाँ देखना, देखिए सामने क्या बोला। उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं क्या, सबसे पहला अपन आरक्षण वन होता है। आरक्षण वन किसे बोलते हैं, ठीक है, चलिए देखते हैं। सबसे पहला आरक्षण वन के बारे में जान लेते हैं। इसे बोलते हैं हम रिजर्विस्ट क्या, फॉरेस्ट। जो वन जलवायु की दृष्टि से महत्वपूर्ण होते हैं उन्हें आरक्षित वन कहते हैं, आरक्षित वन कहते हैं। ठीक है, आरक्षित है। ठीक है, हाँ इस परिभाषा हो गया खत्म। बोलेगा आरक्षित वन किसे कहते हैं, तो बोलेगा जो वन जलवायु की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, मतलब मौसम के हिसाब से महत्वपूर्ण है, उसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, आरक्षित वन कहते हैं। आगे देखते हैं, बाढ़ को नियंत्रण, भूमि संचारण, मरुस्थलीय प्रसार को रोकना तथा जलवायु नियंत्रण रहने हेतु उसकी आवश्यकता पड़ती है। अब वन एवं वन्य जीवों के संरक्षण के लिए आखिर आरक्षित वनों का सबसे अधिक मूल्यवान माना जाता है। ठीक है,
आरक्षित वनों को सबसे ज़्यादा मूल्यवान बनाता है। क्यों? ये सबको करता है, किस किस का? तो भूमि को रक्षा करता है, बाढ़ को नियंत्रण करता है, मरुस्थलीय प्रसार को फैलाने से रोकता है, ठीक ना, तथा जलवायु को नियंत्रित करता है। ये सब भी काम क्या है तुम्हारा? आरक्षित वनों का है, आरक्षित वन का। आज समझ में क्या इतना कंडीशन? आगे देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। देश में आधे से अधिक वन क्षेत्र लगभग 54% आरक्षित वन घोषित कर दिया गया है कि ये तुम्हारा है, उसे कोई काट नहीं सकता है। कोई काटेगा ना तो उसको जेल जाना पड़ेगा, सोच लीजिए। समझ में आ रहा क्या? चलिए आगे देखते हैं। और आरक्षित वन क्या होता है? आरक्षित वन देखना, इस वन क्षेत्र में विशेष नियमों का अधीन पशुओं को चराने, सीमित रूप में लकड़ी काटने की सुविधा दी जाती है। देखिए, रक्षित मैंने रक्षा करूँगा, आप ज़्यादा खेत में नहीं चला सकते भैंस को, चाहे बैल को, चाहे गाय को, ठीक है। और आप पेड़ पौधा ज़्यादा नहीं काट सकते हैं, कुछ लिमिट है काटने का। सूखा काट लीजिए, लेकिन ये नहीं हरे भरे ही काट देंगे, तो कुछ लिमिट है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? तो रक्षित वन बोलते हैं, ठीक है। अब वनों के अत्यधिक नष्ट होने से बचाने के लिए इसकी सुरक्षा की जाती है। अब वन के वजह से नष्ट हो जाता है, नष्ट माने खराब हो जाता है, इससे बचने का भी उपाय किया जाता है। जैसे आप भी गाँव में देखिएगा तो घेरा घेरा लगा रहता है, नहीं लगा रहता क्या? ताकि उससे बकरी उकरी ना खा जाए। क्यों? ताकि वो बड़ा हो जाएगा तो फिर वो नहीं खा पाएगा, बच्चा रहेगा तो खा जाएगा पेड़ पौधा। मतलब बच्चा कौन रहेगा? तो पेड़ पौधा की बात हो रही है, ठीक है ना। अब बड़ा हो जाएगा पेड़ पौधा तो खा पाएगा जी? नहीं खा पाएगा। इस कंडीशन में उसे सफाई बचाया जाता है। और वन विभाग का अनुसार वो कुल वन का क्षेत्र लगभग 1/3 हिस्सा यानी कि 29% आरक्षित वन है। कितना %? 29। कोई डाउट है तो किसी को भी अगर डाउट है तो बताइए कि हाँ मुझे समझ नहीं आ रहा है। यहाँ पर एकदम पॉइंट बताइए कि यहाँ पे मुझे समझ नहीं आया। अरे पूरा क्लियर कब होगा? जब तुम घर पे जाके पढ़ोगे तब होगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। देखना, वर्गीकरण का वन क्या होता है? वर्गीकरण वन, वर्गीकरण का मतलब क्या होता है? भागों में बांट देना। तो देखना, सॉरी अवर्गीकरण है, देखिएगा। शेष सभी प्रकार के वन, बंजर भूमि हो गया ना, बंजर भूमि जो सरकार, व्यक्तियों, समुदाय के स्वामित्व में होता है, स्वतंत्रता एवं वर्गीकृत वन के अंतर्गत रखा जाता है। जो भूमि के लिए सरकार का भी हिस्सा हो और भूमिगत मतलब खुद व्यक्ति के लिए भी हिस्सा हो, उस वन को हम लोग क्या बोलते हैं? वर्गीकृत वन के अंतर्गत रखा गया है, ठीक है। इस प्रकार के वनों में लकड़ी काटने और पशुओं को चराने पर सरकार की ओर से कोई प्रतिबंध नहीं है। जखनी मदकनी पूरा काट सकता है, जखनी मदकनी छोड़ सकता है, कोई प्रतिबंध नहीं है। आज समझ में क्या? इस सरकार इसके लिए शुल्क देती है। शुल्क मैंने लेती है, शुल्क मैंने होता है टैक्स। क्या होता है? टैक्स बोलो, टैक्स के रूप में, तो टैक्स लेता है इसके लिए, ठीक है। और कुल वन का क्षेत्र का लगभग कितना प्रतिशत है? तो बोलेगा 17% है। अविकृत वन है, ठीक है। अब आता है रक्षित वन क्या होता है। अभी ना पढ़ थोड़ी देर पहले, चलिए देखते हैं क्या होता है। रक्षित वन एवं रक्षित वन का सबसे अधिक विस्तार मध्य प्रदेश में। कहाँ है ये विस्तार? जहाँ कुल वन क्षेत्र का लगभग 75% है। इसके अतिरिक्त जम्मू कश्मीर, आंध्र प्रदेश, उत्तराखंड, केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र में भी कुल वनों का एक बड़ा क्या तुम्हारा अनुपात रक्षित किया गया है एक तरह से। समझ में आता है चीज क्या? और आगे देखते हैं। पूर्वोत्तर के सभी राज्यों में गुजरात में अधिकतर वन क्षेत्र वर्गीकरण है और स्थानीय समुदाय के प्रबंधन में है एक तरह से, मतलब सभी के लिए हेल्प किया रहा है, कर रहा है एक तरह से, ठीक है, प्रबंधन में, ठीक है ना। दिख रहा हूँ ना जी मैं पीछे से। अब आता है वन संपदा तथा वन जीवन का हार्स एवं संरक्षण। वन संपदा मैंने वन से कैसे हम लोग संपत्ति को प्राप्त कर सकते हैं। जीवों का क्या हार्स हो रहा है, हार्स मैंने कमियां हो रहा है, मरता जा रहा है, शेर बहुत चीता खत्म हो चुका है अपना भारत के अंदर। संरक्षण कैसे करेंगे, मतलब बचाएं कैसे हम लोग शेर जंगली जानवरों को। आज समझ में क्या? गेंडा धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है, गेंडा जिसे बोलते हैं। चील बहुत खत्म हो गया हमारे देश से, कौवा बहुत खत्म हो गया है, गोरैया चिड़िया बहुत खत्म हो गया। कहाँ चला गया? सब मर गया है। मर गया मतलब सबको पकड़ के कैद कर दिया गया है। समझ में आ रहा क्या कुछ कंडीशन? अरे यार समझ में क्या? काला हंस देखो जी, काला हंस भारत के अंदर पाया जाता है, लेकिन अब नहीं है, वो ऑस्ट्रेलिया में चला गया है। सोचो तो ये सब कहाँ जा रहा है, सोच रहा है क्या? तो हंस के पास एक ऐसा टेक्निक है जो पानी और दूध को अलग कर देता है। क्या आप लोग को मालूम है? अगर पानी मिला के दीजिएगा ना दूध में तो पानी छोड़ देगा, दूध पी लेगा। क्या आप लोग को पता है इस टेक्निक के बारे में? आप लोग पी सकते हैं, वो हंस पी सकता है, ठीक है। आगे देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। पानी अलग कर देगा, वो दूध पी लेगा, ठीक है। चलिए, एक बूंदी पिएगा दूध, यानी उसके बाद पता नहीं कोई फिल्टर होता है, ठीक ना, मुंह में, जो क्या करता है पानी आकर रख देता है लोटा में। अरे पानी है ना, पानी मिक्स करके दोगे ना तो जितना दूध का प्रोटीन फिक्स जाओगे ना। अब तुम बोलोगे इसका कलर कैसे हो गया, वाइट है ये कलर, तो तुम्हारा केमिकल से चेक किया गया है, ठीक ना, कि इसका जितना प्रोटीन का था मात्रा सब ले लिया उसने। जो बच्चा खुचा वो पानी वाला हिस्सा है,
आज समझ में क्या, कुछ कलर आंसर आ जाता होगा, वो कहनी नहीं मतलब नहीं कह सकते हम लोग, क्योंकि मैं देखा नहीं ना हूँ, सिर्फ सुना हूँ मैं भी, मेरे भी टीचर पढ़ाए गए हैं, मुझे पढ़ाए गए हैं, ठीक है। हम देखे थोड़ी ना, हमको भी पढ़ाया गया है। हंस नहीं मतलब जैसे वो दूध पीता ना है, तो ऐसा थोड़ी ना मैं बस पूरा पानी का रंग ले लेगा वो। हो सकता है कि जितना प्रोटीन उसमें मिला हुआ था दूध के अंदर वो चला जाएगा, लेकिन जो खाली पानी बचे उसके अंदर प्रोटीन वोटीन नहीं रहेगा। आया समझ में क्या। चलिए आगे देखते हैं। वन संपादन के हार से माने होता है कमियां, क्या होता है, तो उपनिवेश काल से शुरू हो गए थे। उपनिवेश माने क्या होता है, उपनिवेश वैसे बोलते हैं जो कोई दूसरा देश से लोग अपने देश में रहने आते हैं, ठीक है, या फिर कोई बड़ा सा देश किसी के मतलब क्या एक देश है अंडर में है, नियंत्रण में रहता है, उसे क्या बोलते हैं, कॉलोनी बोलते हैं, चाहे उपनिवेश बोलते हैं। चलिए आगे देखते हैं। वहीं से शुरू हो गया था अपना वन संपदा। क्यों हो गया था भाई, जैसे भारत देश है, भारत अंग्रेज बहुत चालाक आदमी था, ठीक ना, वो बोला ना कि देखो लोग है ना, क्या बोला, शेर है ना सबको मार रहा है, शेर सबको मार रहा है, तो एक काम करते हैं शेर को हम बचाते हैं, उसे अंदर भेज देते हैं। तो उसके चक्कर में सरकार ने ऑर्डर दे दिया था उसको, तो उस कंडीशन में उस शेर को कुछ नहीं करता, शेर को मार दिया जान से और खाल निकाल लेता था, बेचता था। आज समझ क्या, उस कंडीशन में मुझे जब मालूम चला कि शेर की संख्या कम गया, समझ ना, तो वापस प्रोजेक्टर लेके ले गया, नहीं हमको नहीं, मतलब जो होता है ना उसका परियोजना है, वापस ले लिया गया, बोला कि हमको नहीं चाहिए तुम्हारे शेर का बचत करने के लिए, हम घेरा लगा देंगे, मनुष्य नहीं काटेगा, मनुष्य को नहीं काटेगा। आज समझ क्या, मैं पूरे जंगले में घेरा लगा दूंगा मैं उससे, ताकि वो सुरक्षा में रहता, नहीं तो फिर प्रजाति खत्म ना हो जाएगा जी, शेर का, बाघ का प्रजाति खत्म हो जाएगा, धीरे धीरे सभी प्रजाति आपस में क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। हम लोग वह प्रजनन नहीं करेगा कोई व्यक्ति तो खत्म नहीं हो जाएगा सब परिवार। मान लीजिए कोई व्यक्ति तो शादी नहीं किया, अब वो को केवल तो प्रजनन शुरू तो किया ही नहीं होगा, तो नहीं करेगा तो भाई उससे फैमिली को बचेगा, इस कंडीशन में खत्म हो जाएगा वो। अरे हो जाएगा ना, उसका कोई नाम निशान नहीं मिटेगा, उसका जमीन में सब खत्म हो सकता ही नहीं हो सकता है। तो ऐसे तुम्हारे यहाँ भी है, वनों में भी है, प्रजनन धीरे धीरे प्रजाति खत्म होता जा रहा है, गेंडा का प्रजाति भी धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है, ठीक है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं। क्योंकि अंग्रेजों ने इस प्रशासनिक एवं व्यवहारिक उद्देश्य से रेल मार्गों एवं सड़कों का विकास किया, जिसके कारण वनों का विदोहन होने लगा था। विदोहन माने लगातार कटने लगा, अब ट्रेन की पटरी बनाना शुरू कर दिया गया, ठीक है। हाँ लकड़ी का ना पहले होता था, लकड़ी का जो बीच में अभी पोल देखते हो ट्रेन के बीच को पटरिया में, पर लकड़ी का होता था। हाँ चलिए सामने देखिएगा, देखिए इसने क्या बोला, बहुत दोहन किया गया। दोहन मैंने बहुत उसका ना बहुत खलन तरीके से यूज किया गया। ये जंगलों में ना क्या होता है, जंगल कम पड़ गया, नहीं पड़ेगा जी। ट्रेन आप देखे होंगे लगभग हमेशा सीधा चलता है, तो ट्रेनों जंगलों काट के सामने सामने लेके जाता था, और जो पटरी लकड़ी बनता था लकड़ी वो बीच में डालता था, ठीक है। आज समझ क्या, कुछ ऐसा कंडीशन था वहाँ का। फिर देखिए क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, लेकिन आज़ादी के बाद से वन एवं वन्य जीवों का लगातार आक्रमण होता गया। आज़ादी बाद हो गया तो आक्रमण हो रहा है, धीरे धीरे मारता जा रहा है। दरअसल विकास के नाम पर वनों का विनाश हो रहा था। विकास के झूठ मूठ के बोल रहे हैं हम विकास करेंगे, लेकिन वो विकास नहीं कर रहा है, क्या कर रहा है, दोहन कर रहा है। 20वीं सदी के मध्य तक लगभग 24% क्षेत्र पर वन विस्तार था। कितना प्रतिशत तक, 24% क्षेत्र तक, ठीक है। जो 21वीं सदी के आरंभ में ही संकुचित होकर 19% हो गया। जो अभी जो 24 था पहले, अब कितना हो गया है, 19%, ठीक है। 21वीं शताब्दी का मतलब क्या होता है, तो बोलिए 2000 से लेकर 2100 के बीच में, तो अभी 21वीं शताब्दी चल रहा है जी, अभी 2022 है, ये है, अभी 2099 होगा तब जाके 2100 होगा। और आज समझ क्या, नहीं होगा क्या, 2099 तब नहीं 2100 होगा जी, फिर 1001, फिर 1002, फिर अभी 2022 से है, अभी फिर भी कितना तो 78% में से 78 वर्ष अभी है, नहीं है क्या, है ना जी। आगे देखते हैं। अच्छा, इस क्षेत्रों में इसका मुख्य कारण क्या है, हस्तक्षेपन पालन करना। हस्तक्षेपन पालतू जानवरों के द्वारा अनियंत्रित चारण एवं विधि, अनियंत्रित मैंने बिना कंट्रोल जितना चर से चर दो, अनियमित मतलब पालतू पशुओं द्वारा अनियमित चारण एवं विधि तरीकों से वन संपदा को दोहन करना। लगातार चराया जा रहा है। अरे भाई जानवर है वो, कितनों देगा तो खाते ही रहेगा वो, नहीं खाएगा जी, नहीं कैसे खाता है, वो चाहता है कि मैं पेट भर लूँ, भरते रहूँ, उसे रोको, उसे बांधो। आगे देखते हैं नेक्स्ट। और दोहन कैसे हो रहा है, देखिए घास खाने से दोहन नहीं हो रहा, पेड़ पौधा भी छोटा होगा ना वो भी काट खा जाता है, नहीं खाया जाता है क्या, उसके दिन से में दोहन हो जाता है, ठीक है। चलिए, भारतीय वन संरक्षण की अध्ययन रिपोर्ट के अनुसार भारत में वनों की उत्पादन लगभग 0.5 मीटर क्यूब प्रतिशत है प्रति वर्ष है, 0.5 है, ठीक है। जबकि विस्तार कितना है, विस्तार की दृष्टि से लगभग 2.1 मीटर क्यूब है। घन मीटर माने मीटर क्यूब ही होता है। अरे यार समझ क्या, आगे देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। भारत में वनों का ह्रास देखिएगा,
भारत में वनों का ह्रास एक बड़ा कारण कृषिगत भूमि है। किसका भूमि है? कृषिगत भूमि का फैलाव है। एक सर्वेक्षण के अनुसार 1951 से लेकर 1980 के बीच लगभग 26,200 वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र मतलब वन क्षेत्र में परिवर्तित हो गया है। अब विशेष रूप से पूर्वोत्तर और मध्य भारत में न जनजातीय क्षेत्रों में स्थानांतरित ह्यूम मतलब कि झूम की खेती अथवा स्लैश और वन्य खेती के चलते वनों का ह्रास होता गया है। तो वनों का ह्रास होने का मुख्य कारण क्या है बाबू? तो वनों क्या किसकी खेती है? झूम की खेती और स्लैश की खेती। झूम की भी एक फसल होती है, ठीक ना, झूम की खेती। तो झूम की खेती से याद रखिएगा, ठीक है। नहीं दिख रहे क्या? स्थानांतरित बोलते हैं उसको, स्थानांतरित खेती, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? झूम की खेती बोलते हैं। तो खेती का ही किया जाता होगा। वो भी जैसे हम लोग खेती करते हैं ना ऐसा नॉर्मल, वैसे ही वो भी खेती होता होगा, ठीक है। यानी खेती ही है वो। और वर्ण खेती के चलते, वर्ण माने स्लेज और वर्ण, ये सब ऐसे कुछ खेतियाँ हैं, ठीक है। इससे क्या हो रहा है? तुम्हारा ह्रास हो रहा है जंगलों का, और ऐसे संपदाओं का ह्रास हो रहा है। ह्रास में क्या हो रहा है? कमियाँ हो रहा है। अरे यार समझ में इतना, आगे देखते हैं। देखिए क्या हो रहा है, बढ़ती विकास योजनाओं में धीरे धीरे क्या हो रहा है? विकास बढ़ रहा है ना जी, ठीक है। तो बढ़ती विकास योजनाओं में भी वनों का बहुत नुकसान हुआ है। लगातार हम लोग जनसंख्या बढ़ रहा है। जनसंख्या बढ़ने से क्या होता है कि मतलब वहाँ के जो लोग हैं ना, भाई पहले घर था मेरा, अब मेरा खेत था, अब बंटवारा होगा तो खेत में तो घर बनाऊंगा ना, तो जहाँ जंगल वहाँ तो काटूंगा ना। तो इस कंडीशन में क्या हो रहा है? जनसंख्या बढ़ता चला गया और जंगल की मात्रा क्या हो गया? घटता चला गया। आज समझ में क्या? अब बहुत सारे क्या थे कि पेड़ कटवा के घरों में केवाड़ी बनवा रहा हूँ, गेट बनवा रहा हूँ, फर्नीचर बनवा रहा हूँ। ये सब कहाँ से जा रहा है? पेड़ को बनने में कोई आम बात नहीं है, पेड़ तुरंत बन जाएगा। इसको बनने में कम से कम तो 25 साल, 30 साल, 50 साल लगता है अच्छा खासा पेड़ बनने के लिए, नहीं लगता है जी? सोचो, अभी तुम पेड़ रोक के देखो, तुम बुढ़ा हो जाओगे ना, तब जाके मालूम चलेगा कि हाँ कुछ पेड़ है। समझ में आया क्या? और उससे लकड़ी बनेगा तो गेट उट बनेगा। तो इस कंडीशन में होता है, ठीक है। आगे देखते हैं नेक्स्ट। पहले के ज़माने में झोपड़ी पट्टी में नहीं रहता था, जरूरी है हम गेट बनाना है, कुछ और का गेट बनाना, क्या बोलते खनिज लवण नहीं चल रहा है जी, बनाइए तुम्हारा लोहा का गेट बनाइए। क्या जरूरी है तुम्हारा इसका बनाना? जंगल बचेगा तो हम लोग जिएंगे ना जी, जंगल ही नहीं बचेगा तो फिर वही गेट तो है सोना का, मतलब गेट तो है लकड़ी का, पर पीठ पे सिलेंडर है ऑक्सीजन का, है ना, हो जाएगा फिर कंडीशन में। अब आगे देखते हैं। 1952 ईस्वी में नदी घाटी परियोजना में के कारण लगभग 5,000 किलोमीटर स्क्वायर के से अधिक वन क्षेत्रों में नष्ट करना पड़ा था। क्यों पड़ा था? क्योंकि तुम्हारा वहाँ पे क्या बनाना था? बांध बनाना था, बांध बनाना था। क्या बनाना था? बांध। तो बांध बनाने के लिए तनी मनी जगह नहीं चाहिए, बहुत बड़ा जगह चाहिए। तो उसके लिए जंगल वंगल हुआ बीच में, तो उसे काट दिया ना होगा जी, काट के उसे जंगल आती बनाया गया, पिल्लर दे के तुम्हारा पुल बनाया गया, ठीक है। अब आगे देखते हैं नेक्स्ट हम लोग। क्या हो रहा है? इस प्रकार सभी के कई सभी इस प्रकार अभी भी कई परियोजना चल रही है, चल नहीं रही है क्या? जिससे वनों को विनाश का क्रम जारी है। यानी वनों धीरे धीरे क्या हो रहा है? आपस में घटता चल जा रहा है। तेजी से खनन कार्य के कारण भी वनों का लक्षण और क्षरण होता रहा है। तेजी से मतलब लगातार हम लोग यूज कर रहे हैं ना, इसके वजह से क्या हो रहा है? वन का ह्रास हो रहा है। पश्चिमी बंगाल में टाइगर रिजर्व डोलमाई के खनन के कारण भारी खतरे में है। देखो टाइगर रिजर्व में टाइगर को बचाने के लिए, टाइगर धीरे धीरे क्या हो रहा है? आपस में खत्म हो जा रहा है, उसका प्रजाति खत्म हो जा रहा है। आपको टाइगर जल्दी नहीं मिलेगा जंगलों में, क्यों? उसका प्रजाति कम हो गया है। समझ में आ रहा है क्या? और गेंडा भी नहीं मिलेगा जल्दी से, ठीक है। चिड़ियाघर में मिल जाएगा, जंगलों में नहीं मिलेगा, क्यों? प्रजाति कम रहा है उसका, इसलिए उसे बचाया जा रहा है कि तुम मर जाओगे तो फिर से तुम्हारा प्रजाति कैसा आएगा? फिर हम लोग बना सकते हैं जी गेंडा को, तो उसका प्रजाति वही ना बनाएगा, इसलिए उसको सेव किया जा रहा है। टाइगर को भी सेव किया जा रहा है, इसलिए नाम पड़े टाइगर रिजर्व, ठीक है। रिजर्व मैंने उसको अच्छे से रिजर्व कर दिया है। कोई डाउट आता है किसी को भी? आगे देखते हैं। इन खनन में कई प्रजातियों के प्राकृतिक आवासियों का नुकसान हुआ है, और इस कारण क्या होता है? यहाँ पे लोग बहुत सारे लोग रहते हैं ना, उसका नुकसान हो गया है। समझ में आ रहा क्या? नहीं होता क्या? बहुत सारा नुकसान होने वाला, तो घर है तो टूट जाएगा, जंगल में रहते सब खत्म हो जाएगा, है ना। इससे बहुत सा नुकसान हो गया है। आगे देखते हैं। वनों एवं वन्य जीवन के निवास के पशु चारा ईंधन के लिए लकड़ियों का उपयोग की जाए काफ़ी भूमिका रही है। देखिए वनों में जो जंगल होता है, अब वनों में रहने वाले लोग लकड़ियाँ का ज़्यादा प्रयोग करते हैं, जैसे फलों के रूप में, दवाइयों के रूप में, जालन के रूप में, बहुत तरह के प्रयोग में करते हैं हम लोग, करते हैं ना जी। इस कारण से बहुत प्रयोगी रहा है, रेल मार्ग बनाने में, सड़क मार्ग बनाने में, औद्योगिक विकास करने में, नगरीकरण, नगर में शहर बनाने में, नगरीकरण में शहर होता है। ऐसे अभी गाँव है ना, अपना शहर हो रहा है धीरे धीरे, पता है किसी को? धीरे धीरे नगरीकरण बन गया है। कैसे ना क्या कि बहुत बड़े पैमाने पर तहस नहस हो जा रहा है क्या? जंगल, ठीक है। अब इसके बारे में देखते हैं। कुछ पर्यावरण विशेषज्ञ मानो क्या होता है? पर्यावरण के पढ़ने वाले व्यक्ति,
जो बहुत तरह से डीप में जानता है उसको नॉलेज में। तो क्या उसके अनुसार भारत के कई क्षेत्रों में संवर्धन वृक्षारोपण अर्थात वाणिज्य की दृष्टि से एक वृक्ष रोपण करने में पेड़ों की दूसरी प्रजाति खत्म हो गई है। सुनेगा, बहुत बड़ा साइंटिस्ट ऐसे कहते हैं कि अगर तुम पेड़ लगा रहे हो ना, तो पेड़ लगाने के वजह से दूसरा जो पेड़ था ना वो खत्म हो जा रहा है। ठीक है, बहुत सारे ऐसा साइंटिस्ट कहते थे कि अगर तुम पेड़ लगा रहे हो ना, तो पेड़ लगाने से दूसरा वाला प्रजाति ना पेड़ अपने आप खत्म हो जा रहा है, इससे भी नुकसान हुआ है। उदाहरण के तौर पर सागवान के एक एकल रोपण से दक्षिण भारत में अन्य प्राकृतिक वन बर्बाद हो गया है। देखिए, सागवान सब जगह नहीं रोपा जाता है। सागवान रोपने से अलग अलग का जो एरिया है ना, वहाँ का तुम्हारा खराब करता है मिट्टी को, चाहे जो भी कर दे वहाँ का फसल नुकसान कर देता है। तो एग्जाम्पल है सागवान का। ठीक है, जैसे हम लोग टिक के लकड़ी बोलते हैं, तो बहुत महंगा मिलता है। ठीक है, आगे देखते हैं। और विद्यालय में चीड़ इसने क्या बोला ने प्रकृति वन बर्बाद हो गए हैं। और हिमालय में चीड़ पाइल के रोपण से हिमालय अनेक रोडोडेंड्रो वनों का नुकसान होता है। तो बोलेगा हिमालय में क्या रोपने से नुकसान हुआ है? तो चीड़ पाइन के रोपने से ही नुकसान हो गया है। पौधा है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। बॉक्स नहीं पढ़ेंगे, नीचे पढ़ते हैं। ठीक है, जैसे कहाँ जैसे जी, यहाँ देखो क्या बोल रहे हैं यहाँ पे। जैसे जैसे वनों का दामन सिकुड़ा वैसे वैसे वन जीवन का आवास भी तंग हो गया। तंग बने परेशानी में आ गई। ठीक है, अब भोजन सुरक्षा एवं आनंद के अन्य जीवों का शिकार वन्य जीवों के निवास का एक बड़ा कारण है। देखो, एक बड़ा कारण है, यहाँ एक बड़ा कारण है। आज देखिएगा, आज स्थिति यह है कि बहुत से अन्य प्रणाली कुल लुप्त हो गए हैं। लुप्त माने क्या हो गया? खत्म हो गया है। ठीक है, और यह लुप्त प्राय भारत में चीता और गिद्ध इसके उदाहरण है। गिद्ध आपको नजर नहीं आएगा बाबू, अब चीता भी नजर नहीं आएगा। क्यों? पहले गिद्ध बहुत, पहले जब डरता था कि मेरा आँख ना निकाले चील चाहे गिद्ध, अब नजर आता है जी। कौवा भी नजर नहीं आता अब तो। सोचो, सब खत्म हो गया, सबको मार दिया गया है। ठीक ना, सब जो मारने वाला होता ना है, उसे मार के उसे कंप्लीट कर दिया गया, खत्म। समझ में आता चीज क्या? इस कंडीशन में तुम्हारा क्या हो रहा है? खत्म हो गया है। तो वही ना, जब हम लोग मैं बचपन में था ना, बहुत हम लोग डरते थे। चील मेरे पास में बैठल है, ऐसे वहाँ पे चील है, यहाँ पे मैं हूँ, भाग जाता था। आँख निकाल देता हूँ हमेशा, वो आँखें पे टके करता है। हाँ, कभी भी शेर के सामने नजर मत मिलाना, हम लोग को आँखें निकालेगा, वो आएगा झपट्टा मारेगा, गायब। देखो, चील का नौक है कुछ इस टाइप का होता है, ऐसे। अब ऐसे करके बस इन्हें डालेगा, इन्हें से निकालेगा। अब नहीं रहते बाबू। चलिए आगे देखते हैं। ठीक है, देखते हैं। आज अगला पन्ना देखिएगा, अगला पन्ना देखिए। अच्छा, यहाँ पढ़ना है। ठीक है, देखते हैं। देख क्या बोला यहाँ पे, देखिएगा। यदि हम गौर से अवलोकन करें तो पता चलता है कि पर्यावरण के प्रति हमारी संवेदनशीलता के ही कारण कई दशकों में वन एवं जीवों पर विनाशवादी दबाव पड़े हैं। अगर हम गौर से करें ना, तो क्या विनाश से मतलब विनाशकारी है, हमारे द्वारा ही उत्पन्न किया गया है, किसी और के द्वारा नहीं किया गया है। ठीक है, कुछ ऐसा कंडीशन बताया जा रहा है। आगे देखते हैं हम लोग, फिर बॉक्स वाला लास्ट में पढ़ेंगे हम लोग। आज भारत में देखिएगा, आज भारत में 744 प्रजातियाँ विलुप्त हो चुकी है। सोचो, पूछेगा कि भारत में कितने प्रजाति विलुप्त हो गई है? 744। और 2000 देखो 22,531 प्रजाति विलुप्त होने के कगार पर आ चुका है। कगार मतलब खत्म होने ही वाला है। समझ में क्या? अभी हुआ नहीं है, खत्म होने वाला है। ठीक है, और लगभग देखो तालिका 1.1 में लुप्त हो चुके प्रजातियों और लुप्त होने वाले प्रजातियों का विवरण दिखाया गया है। और तालिका में होता है डायग्राम, जो कि नीचे दिखा रखा है, ये वाला देखिए। ठीक है, देखिए बाबू, प्रजाति कौन कौन? अब प्रजाति के नाम है लुप्त हो चुके हैं और विलुप्त होने के खतरा पे हैं। ठीक है, खतरा है उसका कि विलुप्त हो सकता है। तो पहला पॉइंट बाबू, पेड़ पौधा के कितने प्रजाति जो खत्म हो गए? तो बोले 384 प्रजाति जो खत्म हो चुका है। ठीक है, होने का संभावना है 19,079 है ना, 79 बोलते हैं ना, 79 को खत्म होने का करार पे आ चुका है। मछलियाँ प्रजाति देखते हैं। ठीक है, तो 21 प्रजाति मछली का खत्म हो चुका है और लगभग 343% खत्म होने के कगार पे आ चुका है। ठीक है, 343। अब हेचर उसे बोला जाता है जो क्या बोलते हैं, तो धरती पर रहता है, एक तरह से। गलत तो नहीं बोल दिया? जो मतलब आसमान में रहता है
और उड़ता भी है, उसे अभेचर बोलते हैं, उभयचर। जैसे मैं चमगादड़ भी होता है ना, चमगादड़, ये सब तुम्हारा उभयचर के अंदर आता है। और तुम्हारा क्या बोलते हैं, चमगादड़ अपना, चमगादड़ अंडे नहीं देती है, बचा देती है, हाँ भैया ठीक है। ये तुम्हारे क्या अभयचर ही है, ठीक है। आज सुन क्या एग्जाम्पल और देखो, क्या बोलते हैं मछली सर्प क्या होता है। देखिए सरीसर्प मैंने जो रेख के चलने वाला, सरीसर्प मैंने क्या होता है, रेख के चलने वाला, जिसके अंदर क्या क्या होता है, गिलहरी, गिलहरी आ जाता है, उसके अंदर सांप, नहीं गिलहरी नहीं, रेख के नहीं चलता है, सॉरी गिरगिट हो गया, सांप हो गया, अब मगरमच्छ हो गया, है ना। और उसे बोलते हैं क्या बोलते हैं, तिरछी। तिरछी में समझते हो क्या, तिरछी मैंने वो नहीं होता, क्या बोलते हैं, मनरगो, ठीक है। हाँ भैया कुछ ऐसा चलता है, रेख के चलता है वो एक तरह से, सरीसर्प में आता है वो सब, ठीक है। तो इसका तुम्हारा कितने प्रजाति खत्म हो गए हैं, 21 खत्म हो गया, 170 खत्म होने करार पे आ चुका है, ठीक है। आवाज़ ना करो ज़्यादा, बस सुनिए, कोई फालतू का बात करे तो सोचिए खुद कैसे बात कर रहे हो। बिना रीढ़ वाला जंतु, जैसे तुम्हारा क्या, जिसका रीढ़ की हड्डी ना हो, ठीक है। जैसे जोक, जोक में तुम्हारा हड्डी नहीं होता बाबू, ठीक है। केचुआ, क्या बोलते हैं, केचुआ, जैसे चेड़ा बोलते हैं, उससे भी नहीं होता, ठीक है। बेचारा वो एक ऐसा प्राणी है जो अंधा है, भगवान ने सब कुछ दिया पर उसको आँख नहीं दिया, केचुआ को। चलता है भैया मट्टी के ऊपर बनाते हैं, किसान का दोस्त लेके किसान एक ही छपाका में काट देता है उसको, एक ही छपाका मैंने कुदारी से, पता है उसको देख कर अंदर क्या तुम्हारा केचुआ है कि नहीं है, ठीक है। मछली, मछली तो नहीं कंटा होता है जी, ओ अच्छा, सब खाता भी है, चलो देखिए सामने देखिएगा। सब किनारा पर खाता है। पंछी क्या होता है, पंछी का प्रजाति देखिए बाबू 133 है ना, खत्म हो चुका है। और ख़त्म कितने होने वाले हैं, तो 1037 खत्म होने वाले हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। स्तनपायी क्या होता है, स्तनपायी मैंने जो अपने बच्चे, सॉरी यहाँ पे क्या बताया मैंने, उभयचर बताया था ना जी। उभयचर का मतलब तो आसमान में उड़ने वाला, समझ में आया क्या। और स्तन क्या है, स्तनपायी मैंने जो ज़मीन पे रहता हो, जो अपने माँ अपने बच्चे को दूध पिलाता हो, उसे बोलते हैं स्तनपायी। आया समझ में क्या। तो उस कंडीशन में कितने प्रजाति खत्म होने वाला है, 83, और ख़त्म मतलब ख़त्म हो चुका है। और कितना होने वाला है, 497, लगभग 500 के पास। तो कुल मिला के 742 प्रजातियाँ जो ख़त्म हो चुका है, लेकिन उसमें दिया था 44, फिर भी कुछ ऐसा इंक्लूड है जो इसमें डाटा नहीं आया है, समझ में ना कुछ है, इसलिए 744 के आगे लगभग में। और कितना है, तो 2000 मतलब 2000 सॉरी नहीं 22,531। आया समझ में क्या, इतने प्रजाति टोटल लुप्त होने का संभावना में आ चुके हैं। चलिए आगे देखते हैं। बात खत्म नहीं होगा, सामने देख लीजिए एक बार में। विलुप्त होने के खतरे से घिरे हुए कुछ प्रमुख प्रणाली है, जैसे कृष्णसार, इसे बोलते हैं हम लोग क्या, ब्लैक बक, क्या बोलेंगे, ब्लैक बक। चीतन, इसे क्या बोलेंगे, चिंकारा। भेड़िया, अनूप मृग, नीलगाय, भारतीय कंगारू, कंगन और बारहसिंगा, चीता, गेंडा, गिर, मगर मतलब शेर, गिर सिंह, मगर, हसावत, हवासिल, सारंग, सवेत, सारस, घूसन बगुला, सुना है क्या नाम, देखो घूसन बगुला है। घूसन बगुला, पर्वतीय बटेर, मोर, हरा कागर, कछुआ और क्या है, ड्यूगांग, लाल पांडा आदि, ये सब बहुत सारे ऐसे हैं जो खत्म होने के करार पे आ रहे हैं। आज सुनिए क्या, दूसरा पॉइंट देखिएगा। वन्य जीवों के अधिकतर, नहीं समझ में आ रहा जी, इतना बात कर रहा जी। अन्य जीवों के अधिकतर अधिवास पर प्रतिकूल मानवीय प्रभाव के 3 प्रमुख कारण हैं जो निम्नलिखित दर्शाया गया है। पहला कारण क्या तुम्हारा, प्रकृति के आवास का अतिक्रमण, मतलब प्रकृति में रहने के लिए क्या क्या आवास का अतिक्रमण करना शुरू कर दिया। दूसरा क्या है बाबू, तो दूसरा बोलिएगा प्रदूषित जनित समस्या, समझ में आ रहा क्या, दिख रहा है आप लोग को, प्रदूषित जनित समस्या। तीसरा क्या तुम्हारा, आर्थिक लाभ, अपने लाभ कमाने के लिए जंगलों को दोहन किया जा रहा है, अपने जानवरों को दोहन किया जा रहा है। अरे आया समझे क्या, इस कंडीशन में बताया जा रहा है। नेक्स्ट देखिएगा यहाँ पे, फिर उसके बाद हम लोग पहले बॉक्स वाला पढ़ते, फिर इसके बाद पॉइंट चर्चा करेंगे, ठीक है। जो बॉक्स वाला छूटने गया पीछे, उसे पढ़ते हैं। हिमालय अब है ना,
तो ये हिमालय मतलब संकट क्या होता है देखिएगा। सुनिएगा सब कोई, क्या बात कर रहा है जी। देखिए हम लोग क्या पढ़े थे, हिमालय, हिमालय वाला ना, हिमालय। एक और भी है क्या? अच्छा अच्छा, यहाँ से है ना, चलिए देखते हैं, ठीक है। देखिए क्या आप जानते हैं, डू यू नो, ऐसे बोलता जी, क्या आप जानते हो, देखिए जगह क्या जानते हैं। देश के कुल वनाच्छित क्षेत्र का 25.11% वन क्षेत्र पूर्वोत्तर के 7 राज्यों में है। समझ में आया? कितने राज्यों में? 7 राज्यों में। कितना परसेंट? 25.11%। भारत में 188 आदिवासी जिलों के कुल वन क्षेत्र का लगभग 60.1% पाया जाता है। सॉरी हाँ, 60.11% पाया जाता है, ठीक है। कभी कभी नज़र धोखा हो जाता है। आगे देखते हैं देश में क्या वनाच्छित क्षेत्र के इस मामले में मध्य प्रदेश का प्रथम अध्ययन है, मतलब प्रथम स्थान है, जहां देश के कुल वनाच्छिदित क्षेत्र का 11.2% वन है और 11.22% वन है और दूसरे स्थान पर अरुणाचल प्रदेश 10.01% है और तीसरे स्थान पर छत्तीसगढ़ 8.02 मतलब 25% है और चौथे स्थान पर उड़ीसा है जो कि कितना है 7.18% है, जबकि महाराष्ट्र का स्थान 5वां है जो कि 7.01% है। 7.01% वन क्षेत्र है, ठीक है। इतना कुछ फैला हुआ वनों में है, ठीक है। आगे देखते हैं संचार में, सुनिए पहले। संसार में मात्र 3 बिलियन है ना, 3.6 क्या लिखा है जी, 3 बिलियन हेक्टेयर में वन रह गया है, जो लगभग 800 वर्ग पूर्व से 6 बिलियन हेक्टेयर वनों की कटाई हो चुकी है। कटाई माने कट चुका है, हाँ ठीक है। पूर्व से 6 बिलियन, पूर्व साइड से। आगे देखिए हम हाल ही के वर्षों में वन विकास में भारत चीन के बाद दूसरा स्थान पर आता है। वन विकास में हाल ही के वर्षों में वन विकास है ना, भारत मतलब क्या बोलते हैं यहाँ पे विकास, भारत चीन के बाद दूसरा स्थान है। सबसे आगे कौन है? चीन। फिर कौन है? भारत। किसके मामले में? जंगलों के मामले में, ठीक है। आगे देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। अब आता है तुम्हारे हिमालय, दिखाई दे क्या? हिमालय का संकट क्या है बाबू? हिमालय यव संकट ये होता क्या है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। देखिएगा यव पढ़ लेंगे पता चल जाए। देखिएगा हिमालय यव माना चीड़ के प्रकार का सदाबहार वृक्ष, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? यव बोलते हैं, ठीक है। सदाबहार जो वृक्ष होता है ना उसे यव बोलते हैं। ये एक औषधि पौधे जो कि हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश के कई क्षेत्रों में पाया जाता है। औषधि का मतलब होता है दवाई बनाने वाला पौधा, ठीक है। पाया जाता है कहाँ? तो बोलेगा अरुणाचल प्रदेश और हिमाचल प्रदेश में पाया जाता है। चीड़ के छाल दिख रहा है क्या? चीड़ी है, चीड़ी के छाल, पत्तियाँ, टहनियाँ माने उसका जो पार्ट होता है ना, और क्या है जड़ों से टैक्लोन, जैसे टैक्सोल है ना, अच्छा कोई नहीं मिटा हुआ था, टैक्सोल नामक रसायन निकाला जाता है। इससे कैंसर रोग के उपचार के लिए प्रयोग किया जाता है। और टैक्सोन एक ऐसा मेडिसिन है जो कैंसर को प्रयोग को सही करता है ना। अब आगे देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहे हैं। इससे बनाई गई दवाइयाँ विश्व में सबसे अधिक बिकने वाली कैंसर औषधि है। इसके अतिरिक्त इससे अत्यधिक निष्कासन से इन वनस्पति के लिए अत्यधिक संकट पैदा हो गई है, जिससे पिछले 1 दशक में हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश में विभिन्न क्षेत्रों में यव के हजारों पेड़ विलुप्त हो चुके हैं। क्यों हो रहे हैं? क्योंकि इससे कैंसर का दवाई बनता है, तो पेड़ काट के कैंसर का दवाई बनाया जा रहा है, ठीक है। आज सुन क्या इस कंडीशन में इसको खत्म होता जा रहा है। आगे देखते हैं हम लोग। क्या आप जानते हैं? चलिए क्या जानते हैं सर, देख लेते हैं। हमारे देश में लगभग 81,000 वन्य प्राणी उपजाति और लगभग 47,000 वनस्पति उपजाति पाई जाती है। और वनस्पति उपजातियाँ में लगभग 15,000 भारतीय मूल के हैं। कितनी है? भारतीय मूल के कितने हज़ार है? 15,000 प्रजाति पेड़ पौधे का। कोई डाउट है किसी को भी? चलिए आगे देखते हैं। एक और पॉइंट, एक्टिविटी से इंग्लिश से बोलते हैं, ठीक है। देखिएगा अपने गांव में
अपने गांव एवं मोहल्ले में मानव और प्राकृतिक प्रेम संबंधित प्रचलित किस्से कहानियाँ एवं गीत का वर्णन करें। कोई आपको कहानी सुनाया गया है कि हमारे गांव में ऐसा पेड़ पौधा होता है, ऐसा मतलब कि ये पेड़ पौधे को पूजा करने से ये मिलता है, वो सब किस्से और कहानियाँ ही हैं। ठीक है, क्या सुने हैं? अगर सुने हैं तो बताइए, नहीं सुने तो कोई दिक्कत नहीं है। और सबसे पहले तो गाल से हटा लीजिए। एक दिन नहीं 2 दिन बोलता हूँ, 2 दिन क्या डेली बोलता हूँ, फिर भी कुछ फर्क ही नहीं पड़ता है। थेथर मत बनिए, भोथर बन जाइए, पजा देंगे। और थेथर बन जाएगा ना बाबू तो मेरे को भी कुछ नहीं करना है। अब आते हो, पहला तुम्हारा क्या है, यही पढ़ लेते हैं। क्या आप जानते हैं? ठीक है, क्या आप जानते हैं निम्न तलिए, वो नहीं पढ़े, ध्यान कहीं और रहेगा तो क्या दिक्कत है, पढ़िए ध्यान से, ठीक ना। टाइम पास बकवास होता है में या क्या बोलते लाफा सूटे के चक्कर में रह गया ना तो फेल भी हो जाएगा। देखो सामने क्या होता है यहाँ पे, 3 महीना में चाहे जान लगा दीजिए, चाहे जाने दीजिए, चाहे सोने में गुजार दीजिए, चाहे सोना बना दीजिए। जान ले लीजिए। जान क्यों लेंगे जी? चलिए आगे देखते हैं। क्या आप जानते हैं कि निम्न तलीय जल जमाव वाले क्षेत्रों को वेटलैंड कहा जाता है? वेटलैंड क्या बोले इसने? निम्न तलीय जल जमाव वाला, जो निम्न तल होता है, जमीन के नीचे जो तल होता है, जो होता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? वेटलैंड कहा जाता है। स्थानीय तौर पर इसे चोर, भागर, मान, टॉल भी कहा जाता है। समझ में आया क्या? कुछ ऐसा क्षेत्र है जिसे कहा जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। हम लोग पढ़ेंगे पहला, प्राकृतिक आवास का अतिक्रमण क्या है, इसके बारे में जानेंगे। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है यहाँ तक तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए हम लोग कंटिन्यू करते हैं अपने क्लास को। और मैं क्या बता रहा था, प्राकृतिक आवासों का अतिक्रमण होना मतलब समझिएगा इसका। वन जीवों के प्राकृतिक आवास, जंगली मैदान क्षेत्र, नदियाँ, तालाब, वेटलैंड, अभी बताया ना वेटलैंड के बारे में, पहाड़ी एवं तराई आदि है। इन जनसंख्या में हो रही अनियमित वृद्धि, औद्योगिक विकास, शहरीकरण, बड़े भाग या अन्य परियोजनाएं इसके आवास की प्रति मतलब अतिक्रमण कर रही है। यातायात की सुविधाओं में वृद्धि के कारण भी वन्य जीवन के प्राकृतिक आवास का अतिक्रमण हुआ है। अतिक्रमण में बहुत नुकसान हुआ, एक तरह से प्रभावित किया गया है। ठीक है, प्राकृतिक निवास स्थान के छीन जाने के दबाव से अन्य जीवों के समानता वृद्धि तथा प्रजनन क्षमता में कमी आ गई है। देखिए, जब पेड़ पौधा कट गए तो बहुत लोग जंगल से तो जंगली जानवर भाग जाएंगे। और वो सोचेगा कि मैं प्रजनन कहाँ करूँ, अब प्रजनन नहीं कर पाएंगे तो फिर बच्चे जन्म नहीं लेंगे। उस कंडीशन में वो भी मर जाता है बेचारा, मरने के कारण उसका बच्चा भी जन्म लेता है और फिर वो भी मर जाता है। शिकारी लोग आके हमला कर देता है। ऐसा में क्या, मान लो कोई भालू है छुपा हुआ है, अब जंगल पेड़ कट जाए तो कहाँ छुपेगा वो? छुपेगा क्या? आप डब्लू देखे होगे ना कार्टून जी, मालूम चलता है उसको। बेचारा परेशान रहता है कि मेरे जंगल काट रहा है, कहाँ से आएंगे हम लोग, नहीं रहता है। तो ऐसे मतलब है, अरे सब बोलता है कार्टून में, सब बोलता है। अरे तुम्हारा क्या प्रजनन करने में क्या होता है? कमी आ जाता है। ठीक है, आगे देखते नेक्स्ट पॉइंट। देखिए बाबू, इंसान ही बोलता है लेकिन उसे कार्टून के रूप में दिखाया जाता है। ठीक है, एक लड़की थी, मीडिया पे आई थी। हम लोग पढ़ेंगे आप प्रदूषित जनित समस्या, समझ में ना। पहले तो उसने प्रजनन में कमी आ गया, क्यों? जंगल कटे हैं ना, इसलिए। अब हम लोग दूसरा पॉइंट क्या पढ़ेंगे कि प्रदूषण जनित समस्या क्या क्या है। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग कहाँ पढ़ा था, रुक जाइए 1 मिनट, है ना, तो पहले पे आ गए थे इसलिए दोबारा देख लीजिए। देखिए मैं क्या बोल रहा हूँ, प्रदूषित जनित समस्या यानी प्रदूषण के द्वारा बहुत लोग का समस्या उत्पन्न हो गई है। कैसे होगा वो देखेंगे। देखिएगा, बढ़ते प्रदूषण में कई समस्याओं को जन्म दिया है। इनमें से वन जीवों की संख्या में कमी के प्रमुख कारण है। ठीक है, प्रमुख कारण है अपरावैज्ञानिक किरणें जो ऊपर से आता है आसमान से, अम्ल वर्षा जो जान ही करते हो, हरित गृह प्रभाव जिसे ग्रीन हाउस इफेक्ट बोलते हैं, या इसके अतिरिक्त वायु, जल एवं मृदा प्रदूषण के कारण इन वन्य जीवों के जीवन के चक्र गंभीर रूप से प्रभावित हो रही है। जीवन चक्र हो रहा है ना प्रभावित, एक तरह से बहुत समस्या में उत्पन्न हो गई है। और जीवन चक्र को पूर्ण किए बिना नए पौधे का, जंतु का जन्म ही नहीं हो सकता था। अतः फलत वास स्थान उपलब्ध के बावजूद वन्य जीवन धीरे धीरे विलुप्त होते चले गए। ठीक है, प्रदूषण होगा तो भाई जन्म लेगा बच्चा, और जन्म ले भी लिया गलती से तो मर गया। उसका तो कोई माँ बाप तो है नहीं कि कोई मतलब कोई डॉक्टर तो नहीं वहाँ के लिए, कोई मतलब हिरन बच्चा जन्म दे रहा है तो उसको चेक करेगा क्या? नहीं कर सकता है जी। कोई अगर उसको टक लगल है सियार, है ना, चाहे टक लगल है भेड़िया, तो भाई जब प्रेग्नेंट कोई अथी रहेगी हिरन तो भाग पाएगा क्यों जी? तो वो भी गया, उसका बच्चा भी गया, उसके नीचे सब मर जाता था, लुका जाएगा। तो हिरन तो बुझा देता।
लुका जाता है। कितना भागेगा जी? जितना तुझे बोले उतना बाइक प्रोसेस करके दो। चलो सामने देखिएगा। आर्थिक लाभ क्या होता है? आर्थिक लाभ मैंने अपने लाभ के लिए, समझ में आ रहा क्या? तो देखना, रंग बिरंगी देखो, रंग बिरंगी तितलियाँ से लेकर मेंढक, पक्षियाँ और जंगली जानवरों, कछुआ, तोता एवं वन्य स्थानीय परिंदों का अदैव शिकार कर रहे, इन्हें बेचा गया है। नहीं बेचा गया है जी। गया तोता को देखिएगा, बेचारा दिन भर मतलब घूमने के वजह से क्या है, जंगलों में पैक रहता है। मतलब जेल में क्या बोलते हैं, पिंजरा में पैक रहता है। बहुत सारे छोटे छोटे चिड़िया में पैक रहता है, शेर भी पैक रहता है ना। यही आज़ादी है, तुमको पैक करूँ क्या? मतलब पता चल जाएगा फिर। तो क्या बोल रहे हैं, परिंदों मतलब बहुत सारे ऐसे शिकारी है जो उसे अपने लाभ के लिए बेच देते हैं। नहीं बेचते हैं जी कि 10 रुपये में या 100 रुपये में मैं दूंगा, तोता देगा, दे देंगे। आज उसमें क्या, अब बोले कि चला गया। समझ में आ क्या? इसका निश्चय पालना नहीं चाहिए, लोग पालता है जो बेकार करते हैं। पालते हो, जाके देखो, पहले घर पे जाके देखो, वो पहले पिंजरा में रहता है अब जी, ऐसे ही रहता है। अब बिल्लिया खा जाएगा तो खा जाएगा, मतलब नहीं, उसको लुका जाता है। हाँ, खरगोश की बात हो रहा है, खरगोश नहीं है वो, चूहा ही है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए हमने क्या बोला, बहुत सारे मतलब पिंजरा में पैक रहता है, जिसकी वजह से क्या होता है, अपने लाभ के लिए बेचा जाता है। ज़्यादा नहीं बेचा जी, ये तुम्हारा बहुत गलत है बाबू। इसीलिए मतलब इसकी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काली बाजारी होती है। काली बाजारी समझते हो? ब्लैक मार्केट। बोलेगा तोता लेगा जी, तोता बोलने वाला तोता है, ठीक है। जैसे बोलता है ना कि बकरी लेगा, बकरी बोलने वाला बकरी है। तो बोला कैसे बोलेगा? तो बोलो जुलाई से पहले क्या आता है, मतलब ऐसे नहीं बोलता मई, जून से पहले मई, अप्रैल के बाद मई, तो मई ना बोलता है जी। तो इस कंडीशन में उसको लगता है कि बोल रहे हैं, ठीक है। तो उस कंडीशन में आगे देखते हैं, ये तुम्हारे क्या काला बाजारी हो रहा है। आज सुन में क्या, पंछी पकड़ के लेके आ गया और उसको बहुत अच्छा लग रहा है, रंग बिरंगा पंछी, कितना में देगा भाई? तो 10,000 में। अब कोई अमीर आदमी हो गया, 10,000 सही है यार, ला, अब वो ले लिया। तो काला बाजारी हो गया। कहाँ उसे मतलब किडनैप करवा रहा है, जो करवा रहा है, जो भी है, उसे बोलते हैं ब्लैक मार्केट, ठीक है। आगे देखते हैं। देखिए आर्थिक लाभ के क्या होता है? आर्थिक लाभ के लिए योजनाबद्ध तरीके से खास प्रजाति के पेड़ पौधे एवं जीव जंतुओं को स्थानीय, क्षेत्रीय या राज्य स्तर पर दोहित किए जाने से कई प्रजातियां संकटग्रस्त हो गया है। संकट बने बहुत प्रॉब्लम में आ चुका है, ठीक है। निरंतर शिकार भी वन्य जीवन के लिए एक बड़ी चुनौतियाँ सामने आ गई। मतलब लगातार शिकार होता रहे। इससे क्या हो रहा है, तुम्हारा एक तरह से चुनौती सामने आ चुकी है। फिर क्या हो रहा है, वर्तमान में यह वैश्विक मुद्दों के रूप में एक बड़े चिंतन का विषय बना हुआ है। वैश्विक मैंने बिजनेस के रूप में बहुत बड़ा प्रॉब्लम बना हुआ है एक तरह से। और वह बड़ा सामाजिक, सांस्कृतिक, नैतिक, आर्थिक तथा धार्मिक स्तर पर स्वीकारा गया है या नहीं, स्वीकारा गया है कि यही नहीं। और भी देखिएगा, सत्यादित कवियों, जो सत्य में जो कवि लिखते हैं ना, तो सत्यादित कवि एवं कालांतरों में इनकी चेतना के लिए अपनी रचनाओं में मुख्य रूप से स्थान दिया गया है। प्राचीन काल में इनके बारे में लिखा गया है कि ऐसे ऐसे करेंगे तो ये बच सकते हैं, ठीक है। फिर क्या देखना है, कभी देखिए जो कार्टून उटून कोई देखता है तो हमारा कहते हैं भालू कैसे भगाया जाए, चाहे भालू कैसे लाया जाए, है ना। तो कार्टून पढ़ता है उसके बारे में समझने के लिए, तो ये कुछ बताया जा रहा है। अब भारत में जो आदिकाल से वन प्राणियों के महत्व को स्वीकारा गया है। अब वन प्राणी है ना, बहुत दिन से बहुत फेमस है। अगर आज शेर को नहीं बताया जाता तो कोई शेरा वाली माँ पे विश्वास ही नहीं करता, क्योंकि शेर पर ना सवार है वो जी। दुनिया में शेर नहीं रहेगा तो आने वाला शेर खत्म हो जाएगा। तो दुर्गा माँ का पूजा हो तो कोई बोलेगा शेर दुनिया में है ही ना है, तो शेर कहाँ से आ गई? बोले विश्वास करेगा जी? विश्वास कोई नहीं कर सकता। इस कंडीशन में उसे बचाया जा रहा है ताकि उसको धार्मिक हिसाब से बचाए रखे। तो ना प्रत्येक धार्मिक कृतियों में, धार्मिक माने जैसे होता है हिंदू मुस्लिम जो होता है ना, उसे बोलते धार्मिक कृतियों में तथा विभिन्न परांगण एवं कर्मकांड साहित्य में वनों और प्राणियों को महत्व दिया गया है। महत्व मैंने बहुत फेमस दिया गया है, एक प्रजाति के रूप में माना गया इसको, देवी के रूप में। मतलब नदी को भी और पेड़ पौधों को भी काटेगा तो जल मिलेगा आपको जंगल में, मतलब आधी जेल में जाओगे आप। देखो ग्रामीण लोग कई धार्मिक अनुष्ठान में लगभग 100 से अधिक पौधों की प्रजाति का उपयोग करते हैं। कितने? 100 से ज़्यादा। इन पौधों को अपने खेतों में भी उगाते हैं। और भारत के शासकों में भी प्राकृतिक संरक्षण पर बल दिया गया है। और ईसा पूर्व 30वीं शताब्दी में सम्राट अशोक ने इन पर ध्यान आकर्षित किया था। और शायद यह विश्व का पहला ऐतिहासिक साक्ष्य है कि अशोक ने प्रकृति के महत्व को स्वीकारते हुए वन्य जीव जंतुओं के शिकार पर अंकुश और संबंधित संरक्षण के लिए नियमों को अपने शिलालेख में अंकित किया गया है। सोचिए अशोक इतना महान क्यों है जी? अपने 99 भाई को मारने के बावजूद भी महान है वो। क्यों? उसने अच्छे काम किए, उसने बहुत सारा सुरक्षा किया है, बहुत सारा नहरें बनवाए, मतलब बहुत सारे मतलब जंगलों का रक्षा किया एक तरह से। कौन? अशोक। आज सुन में क्या
अशोक सम्राट, आज भी अशोक चक्र होता है झंडा के अंदर अपना, अशोक सिस्टम होता है तुम्हारा क्या पैसा पे देखिएगा, होता ना क्या। पहले तुम्हारा बाग मुंह बंद था, अब फिलहाल में जो बना है मुंह खुला हुआ है उसका, जो मतलब अति मोदी जी इसका आविष्कार किए थे, अति किया थे उद्घाटन, देखे हो क्या हाँ भैया, कभी देखना उसको, पहले मुंह बंद था शेर का, अब मुंह खुला हुआ है शेर का, हारेगा ना भैया। समझ में आ रहा है, कुछ ऐसा कंडीशन में बनाया गया है। इसमें मुंह बंद है ना बाबू, ये तुम्हारा थोड़ी ना, ये तो जंगल की बात हो रहा है। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, कहाँ पर है तो बताइए थोड़ा सा। क्या चीज बोलिए। जंतुओं के शिकार पर अंकुश और संबंधित के नियम को अपने। अच्छा हाँ, अच्छा ठीक है, सही, चलिए देखिए आगे देखते हैं हम लोग, आवाज़ नहीं करिए, सही देखिए। न मध्यकालीन भारत में मुगल साम्राज्य के नाम सुना है, मुगल वंश, तो मुगल साम्राज्य के संस्थापक कौन है, तो जहीर उदन बाबर, इसे बाबर हम बोलते हैं, और जहांगीर, दिख रहा क्या, जहांगीर के आलेखों में भी प्रकृति संरक्षणवाद उल्लेख किया मिलता है। आलेख का मतलब क्या होता है, अभिलेख, पत्थरों के द्वारा खोद खोद के लिखा गया को अभिलेख कहते हैं, ठीक है। शिलालेख, अभिलेख, पांडुलिपियाँ, ये सब जो लिखा रहता है ना तुम्हारे पत्तियों पे, ये सब उसके बारे में लिखा गया है, शिलालेख के बारे में, ठीक है। आगे देखते हैं, आकृतियों में भी वन्य प्राणियों से प्रेम का संबोधित किया गया है, जितना आप प्रेम करेगा उससे वही तुम्हारा प्रेम भी वही भी तुमसे करेगा, ठीक है। आगे देखते हैं नेक्स्ट, अब आते हैं क्या, बॉक्स अति नीचे वाला पढ़ लेते हैं, ठीक है, बॉक्स वाला पढ़ लेते हैं पहले, ठीक है। क्या आप अमृता देवी वन्य संरक्षण प्रणाली से प्रसार के विषय में जानते हैं, अगर जानते हैं तो बोले, नहीं जानते तो हम जनाएंगे। चलिए, देखिए अमृत देवी राजस्थान के विश्नोई गांव जोधपुर जिला की रहने वाली थी, कहाँ की रहने वाली थी, जोधपुर जिला की, ठीक है। कहाँ की रहने वाली थी वो, तो जोधपुर जिला की, ठीक है। और उसने 1771 ईस्वी में राजा के आदेश को, सॉरी 1731 ईस्वी में राजा के आदेश को दरकिनार कर वनों से लकड़ी काटने का विरोध किया जाता था, और राजा के लिए नवीन महल निर्माण हेतु लकड़ी काटा जाना था। और अमृता देवी के साथ गांव वालों ने भी राज्य के आदिवासियों का विरोध किया, और महाराजा को जब इसकी जानकारी मिली तो उन्हें काफ़ी पश्चाताप हुआ और अपने राज्य में वनों की कटाई पर रोक लगा दिया गया, कि देखिए रोक काटे, वन नहीं काटिए, वन काटने से नुकसान हो रहा है, ठीक है। आज समय क्या, अब आगे देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, चलिए शुरू करते हैं अपना क्लास को। जो सबसे पहला क्या है देखिएगा, वर्तमान समय में वन एवं वन्य जीवों के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई कार्यक्रम चलाई जा रही है। अब भारत में संकटापन्न पादप प्रजाति की सूची बनाने का काम सर्वप्रथम 1970 में बॉटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी BSI तथा वन अनुशासन संगठन यानी FRI देहरादून द्वारा संयुक्त रूप से किया गया है। इन्होंने जो सूची बनाई है उसे रेड डेटा बुक यानी रेड डेटा बुक कहा जाता है, बुक नाम दिया गया। और इसी क्रम में असाधारण पौधे यानी मतलब असाधारण प्लांट्स के लिए ग्रीन बुक तैयार किया गया है, ठीक है, ताकि पौधे के बारे में जान सकता है, ठीक है। आगे देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण एवं प्राकृतिक संसाधन, दिख रहा है क्या, असंग, जिसे हम क्या होता है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कन्वर्सेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेस ने संकटग्रस्त प्रजाति के संरक्षण एवं संवर्धन की दिशा में कार्य कर रही है महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संस्था है। तो ये क्या, इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कन्वर्सेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेस, इसे हम बोलते हैं IUCN को अब विश्व संगठन यानी वर्ल्ड कन्वर्सेशन यूनियन भी कहा जाता है। कन्वर्सेशन है ना, कन्वर्सेशन सही है कहा जाता है। और इस संस्था में विभिन्न प्रकार के पौधे और प्रजाति के प्राणियों की प्रजाति को चिन्हित कर श्रेणियों में विभाजित किया जाता है, ठीक है। आप देख लीजिए, इसको इंग्लिश में कुछ लिखा हुआ है, इसका फुल फॉर्म है, समझ लीजिएगा, पेपर में आएगा तो कर दीजिएगा, नहीं आएगा तो छोड़ दीजिएगा, नहीं आएगा तो करिएगा कुछ। अब आगे देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। अब हम लोग खा पढ़ेंगे, खा भी है ना, ये हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, बॉक्स वाला पढ़ लेते हैं, ठीक है।
तो रेड डेटा बुक क्या है? रेड डेटा बुक है क्या? चलिए समझते हैं इसके बारे में, ठीक है। देखिए, इसमें सामान्य प्रजाति के विलुप्त होने के खतरे से अवगत किया गया है। मतलब खत्म नहीं हुआ है, लेकिन हमको लग रहा है खत्म होने वाला है। तो इस कंडीशन में उसे स्टडी करके उसके बारे में दोबारा प्रजाति शुरू कर देते हैं। संकटग्रस्त प्रजातियां सर्वमान्य रूप से चिन्हित होता है। संकटग्रस्त होता है ना, उसे चिन्हित करते हैं कि कौन सा खत्म होने वाला है, ठीक है। विश्व स्तर पर संकटग्रस्त प्रजाति की एक तुलनात्मक स्थिति के प्रति चेतावनी देती है और स्थानीय स्तर पर संकटग्रस्त प्रजाति की पहचान एवं इसके संरक्षण से संबंधित कार्यक्रम को प्रोत्साहित देना होता है, ठीक है। समझ में क्या? इस कंडीशन में अपना यहाँ पे डेटा रेड डेटा बुक का डाटा है, ठीक है। तो बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। हम आज का क्लास इतना ही रहेगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे क्या? सामान्य जातियाँ, उसके बाद संकटग्रस्त जातियाँ, क्या क्या जातियाँ हैं। फिर हम लोग क्या पढ़ेंगे? सुधोर मतलब सुभेद, क्या यहाँ पे लिखा है? सुभेद संजातियाँ। फिर दुर्लभ जातियाँ जो कमज़ोर होता है, स्वामित्व जातियाँ, लुप्त जातियाँ, ये सब इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। फिर पढ़ेंगे हम लोग अंतर्राष्ट्रीय उद्योग, ठीक है। तो उसके बाद क्या, फिर इसके बारे में जानेंगे। फिर अपना इसके तालिका पढ़ेंगे। फिर हम लोग कल कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। कल तक वीडियो कैसा लगा बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, इसी का आगे वाला। तब तक के लिए बाय।